अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको मेरी आवाज आ रही है साफ क्लैरिटी के साथ? तो एक दो लोग कंफर्म करते हैं सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, एग्जाम फॉर्मेट तक हम आ गए थे, राइट? और हमने ओवरव्यू लिया था कि F4 का वो क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। और सिलेबस का ओवरव्यू लिया था हमने। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज, या पहला एरिया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एजेंसी लॉ, राइट? अब इसमें सवाल ये है, एजेंसी लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज रिपीट कर लेते हैं उस बात को। एजेंसी लॉ की जरूरत वहां पड़ती है जहां हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपने टीएसए में एडमिशन लिया, आप आए टीएसए में एडमिशन लिया, दैट्स इट। आपको किसी एजेंट की जरूरत, बट जब आप ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेंगे तो आपको किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब भाई मिसाल ये है कि टोयोटा चाहे तो पूरी दुनिया में डायरेक्ट गाड़ियां बेचे, सर नहीं बेच सकता ना, क्योंकि टोयोटा के पास लैंग्वेज बैरियर है। टोयोटा जापान जो है उसकी लैंग्वेज अलग है, पूरी दुनिया के लोगों की लैंग्वेज अलग है। टोयोटा जापान की टाइमिंग्स अलग हैं, यानी कि जापान का जो 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 टाइम फ्रेम है, जो उनका क्लॉक है, वो अलग है। टाइम जोन अलग है, और पाकिस्तान का टाइम जोन, अफ्रीका का टाइम जोन अलग है, फ्रांस का टाइम जोन अलग है। तो भाई टोयोटा जापान पूरी दुनिया में गाड़ियां बेच डायरेक्ट नहीं सकता। तो फिर टोयोटा जापान ने क्या किया, जगह जगह अपने ऑथोराइज डीलर बना लिया। आप देखें शारा फैसल पे, फला, उस पे क्लिफ्टन में, तारिक रोड पे, हर जगह 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 आप जाएं तो वहां पे ऑथराइज डीलर। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये भाई साहब एजेंट हैं। कौन है? किसके एजेंट हैं? टोयोटा के एजेंट। कि टोयोटा के बिहाफ पे आपको बैठे हुए गाड़ियां बेचने के लिए। तो अगर आपको टोयोटा से गाड़ी खरीदनी है आप इनसे ले लें, क्योंकि टोयोटा हैज ऑथराइज देम टू सेल देयर कार्स ऑन देयर बिहाफ। यहां तक किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे? अच्छा, एजेंसी लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये एक रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप? बिटवीन एजेंट, प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे सामने एजेंसी लॉ का सवाल आएगा हम फौरन इन तीन लोगों पे जिक्र, हमारे किसी भी सवाल में एजेंसी लॉ का कोई भी सवाल होगा उसमें तीन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? पहले कैरेक्टर का नाम होगा एजेंट। पहले कैरेक्टर का नाम है एजेंट। एजेंट वो होता है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी बातें नहीं कर रहा होगा, दूसरे की बातें कर रहा होगा। स्टेट एजेंसी वाला अपने घर की तारीफें करता है या जिस घर को बेचता है उसकी तारीफें करता है? अपने घर की तारीफें नहीं करता। उस अपने घर का बताता है हवा आती कि नहीं आती है, अपने घर में नहीं बताता हवा आती कि नहीं आती। हाँ, अपने घर का बताता है पानी आता है, मीठा आता है कि खारा आता है, नहीं बताता। दूसरे के घर जिसको को बेच रहा होता है, इसका मतलब है मुस्तकिल वो किसी को, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है लॉ की जुबान में प्रिंसिपल। अब जैसे हमारी एग्जाम्पल में ऑथोराइज डीलर क्या था, क्या है? नजर भी आ रहा है, एजेंट। ये जो जो शोरूम खुले हुए ये कौन है? एजेंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो टोयोटा कौन है? प्रिंसिपल। समझ में आ रही कहानी? और जो कस्टमर है, जो बायर है, गाड़ी खरीदने वाला, वो क्या है? थर्ड पार्टी। तो हमने कहा भाई तीन चीजें हो गई।
एजेंट, प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी। जब भी आप एक सॉल्व करेंगे सवाल, आपके सामने तीन कैरेक्टर आ जाएंगे सवाल के अंदर। आपने सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है, ताकि अकॉर्डिंगली हम उसको हैंडल कर सकें। अब ये रिलेशनशिप डायग्राम हमारे सामने आ गई। सर क्या कहती है ये रिलेशनशिप डायग्राम? ये रिलेशन डायग्राम कहती है सबसे पहले जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, वो एजेंट और प्रिंसिपल का है। मसलन एक आदमी का शोरूम है, सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता है। एग्जाम्पल बनाते हैं, शोरूम है, सेकंड हैंड गाड़ियां बेचता है। किसी ने उसको मशवरा दिया, कब तक भाई पुरानी गाड़ियां बेचोगे, कभी नई गाड़ियां बेचो, शोरूम बनाओ नया सा भाई जबरदस्त सा। तो बोला है क्या करूं उसके लिए, कहना भाई किसी बात करो, टोयोटा से होंडा से किसी से बात करो। तो उसने टोयोटा वालों को ईमेल करी कि भाई मेरा शोरूम है, 10 साल का तजुर्बा है, इतना पैसा है मेरे पास, मैं आपका ऑथराइज डीलर बनना चाहता हूँ। टोयोटा ने कहा ठीक है, ये रिक्वायरमेंट, और डिस्कशन चलती रही टोयोटा उसके दरमियान। थोड़े दिनों में उसने टोयोटा की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। टोयोटा ने कहा जी मुबारक हो, हम आपको अपना ऑथराइज डीलर बना रहे हैं। तो हम कहेंगे सर देखें, ये प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान एजेंसी रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया। पॉइंट नंबर वन, किसी का कोई सवाल? अब वो ईमेल के जरिए हुआ, जैसे भी हुआ, यहां तक कोई सवाल? उसके बाद बोर्ड लग गया, टोयोटा ऑथराइज डीलर, शारा कायदीन, ऐसे करके। समझ में आई बात? अब शारा कायदीन के ऊपर कोई नहीं बेचेगा नई टोयोटा, सिर्फ बेचेगा ये ऑथराइज डीलर। उसके बाद कार बायर्स आना शुरू हो गए, और कार बायर और टोयोटा और वो ऑथराइज डीलर के दरमियान नेगोशिएशंस होना शुरू हो गई। हर कोई थोड़ी गाड़ी खरीदता है। 10 लोग आते हैं, गाड़ी देख के जाते हैं, 10 में से एक के समझ में आती है, और वो कहते हैं ठीक है मैं गाड़ी खरीदने को। गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके दरमियान? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। सक्सेसफुली बंदे ने, अब किसी से पूछा भाई किससे गाड़ी ली? टोयोटा से गाड़ी ली। कहां से ली? यार ये कायदीन पे नहीं बैठा ऑथराइज डीलर, इसके जरिए लिए। तो जरिया बन गया ये, ली टोयोटा से गाड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ है? कार बायर और प्रिंसिपल। कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ है? कार बायर और प्रिंसिपल के दरमियान, तो यानी कि टोयोटा के दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा थर्ड पार्टी और उसके दरमियान होता है। क्या ये एग्जांपल समझ में आ रही है? तो मैं आगे जाऊं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, किसके दरमियान? फिर उसके बाद कौन सा रिलेशनशिप बिल्ड होता है? नेगोशिएशंस होती है, 10 लोग आते हैं, गाड़ी देख के जाते हैं, नेगोशिएशंस होती है। उसके बाद एक कोई नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाती है, और वो बन जाता है, नेगोशिएशन कन्वर्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इन बिटवीन प्रिंसिपल एंड। यहां तक किसी का कोई सवाल? तो मैं आगे जाऊं। एनीबडी हैज हैविंग विजिबिलिटी इश्यूज? क्योंकि देखिए यहाँ भी जगह खाली है, थर्ड रो खाली है। तो अगर किसी को पीछे इशू आपको आ रहा है तो आप आगे आ जाए। ये नीचे मुझे लग रहा है देख रहे हैं, बस आपको आगे आना है तो आगे आ जाए। ठीक है, असल में कोई टेक्निकली पता नहीं, प्रोजेक्ट इसको वहां से दिखाना चाहिए था, ये पता नहीं यहाँ से क्यों दिखाता। थोड़ा बेहतर हो, ऊपर हुआ थोड़ा सा? नहीं हुआ ना?
सही है, ये छोटा हो गया मुझे लग रहा है। चल, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड। हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड, कौन सा है ये पॉइंट? ये पॉइंट है, ये वाला। ये रिलेशनशिप जो पहला था किसके दरमियान, ये फॉर्म कैसे होता है हम ये पढ़ लें। ये फॉर्म 5 तरीके से होता है, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, नेसेसिटी, रेटिफिकेशन और स्टॉपिल। कोई आपसे पूछे भाई ये रिलेशनशिप फॉर्म कैसे होता है, किसके दरमियान, तो भाई सर 5 तरीके से होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तफसील से आएगा ये तो सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं अभी। ये रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल कैसे फॉर्म होता है, 5 तरीके से फॉर्म होता है सर। पहला क्या है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस लफ्ज का मतलब है अपनी मर्जी शो कर देना, अपनी मर्जी। सर अब आप अपनी मर्जी राइटिंग में भी कर सकते हैं, पहला तरीका ये। राइटिंग में कैसे कर सकते हैं आप, मेल या लेटर, उससे तेज ईमेल। कम्युनिकेशन की मेथड है ना, स्पीड है, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन आप चूज करते हैं। मेल जरा स्लो है, सबसे स्लो मेल, तेज उससे तेज फीमेल। बरं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ चीजें मैं सिलेबस से बाहर ही पढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। जान पे खतरा खेल के, जान खतरे में डाल के मैं ऐसी बातें कर देता हूँ, फिर घर जाके तौबा कर लेता हूँ। दूसरा तरीका है सर ओरल, कि आप अपनी मर्जी वर्बल भी बता सकते हैं। तो वर्बल कैसे बताएंगे, फेस टू फेस या फोन के ऊपर, यानी कि आप किसी को एजेंट लिख के भी बना सकते हैं और वर्बल भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, गौर से सुन लें, लॉ कहता है भाई राइटिंग में भी बंदा एजेंट बन सकता है, वर्बल भी बंदा एजेंट, लेकिन बिजनेस जो करते हैं वो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं यूजली। ये वाला ऑप्शन जो वर्बल वाला ऑप्शन है ये अवेलेबल होता है, लेकिन टोयोटा कभी भी किसी को फोन पे थोड़ी बोलेगा हाँ असलम भाई आज साहब हमारे ऑथोराइज डीलर, काम शुरू कर दें। ऐसे ऑब्वियसली टोयोटा विल नॉट ऑप्ट दिस ऑप्शन, बट लॉ में, हम तो लॉ पढ़ा रहे हैं ना भाई, लॉ में है, कानून कहता है कि आप किसी को जुबानी एजेंट भी बना सकते हैं। ये अलग बात है कि लोग बनाते नहीं है, कारोबार वाले जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो कभी भी किसी को वर्बल एजेंट बनाती, वर्बली एजेंट नहीं बनाती। कोई सवाल, हम क्या पढ़ लें, हम पढ़ लें सर हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज फॉर्म। और ये किसके दरमियान रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। हमारी डायग्राम में कहा है ये रहा सर, वन वन पॉइंट। इस पॉइंट को बनाने के 5 तरीके। पहला एक्सप्रेस हमने पढ़ लिया, एक्सप्रेस का मतलब अपनी मर्जी। टोयोटा अपनी मर्जी जाहिर करते कि मैं आपको एजेंट बना रहा हूं, वो अपनी मर्जी जाहिर करते कि मैं आपका एजेंट बन रहा हूं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कोई सवाल। नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है किसी को एजेंट बनाने का, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का यहां पे मतलब है एक्शन। पहले तो हम ये समझे एक्शन एग्रीमेंट होता क्या, इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता क्या, कि जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें थ्रू एक्शन। आप एक दुकान पे गए, दुकान पे जाके आपने कोल्ड ड्रिंक काउंटर पे रखी, बोले कुछ नहीं, ना बोले ना लिखा, काउंटर पे रखी कोल्ड ड्रिंक, उसने भी आपको देखा, कोल्ड ड्रिंक उठा के शॉपर पे रखी, आपने 100 रुपए दिए, उसने 100 रुपए दराज में रखे, ना आप कुछ बोले ना वो कुछ बोला। आप बोले सर कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, कोल्ड ड्रिंक खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैसे हुआ, वर्बल तो कुछ हुआ ही नहीं, रिटर्न भी कुछ नहीं हुआ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो मैं आगे जाऊं अब इसको। ये तो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको बताया इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब। अब इम्प्लाइड एक्शन के जरिए किसी को एजेंट कैसे बनाते हैं ये तो नहीं बताया मैंने अभी। ये सुने, एग्जाम्पल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते दरवाजा खुला,
और दराज का डिलीवरी बॉय, डिलीवरी पर्सन, राइडर, उसने दरवाजा खोला, फारूक साहब कौन है? मैंने कहा मैं। उसने बोला सर वो आपका पार्सल आया, आपने जो 50 LED बल्ब्स ऑर्डर किए थे ना वो आ गए, आप आ जाएं सर, या कोई बंदा भेज दें जो आपके बिहाफ पे LED बल्ब्स काउंट कर ले, ताकि मैं हवाले करके चला जाऊं सर फहीम को। मिसाल है। मेरी ये सारी कॉन्वर्सेशन एक बच्चा सुन रहा है, मैंने उसको इशारा किया, इशारा, ना बोला ना लिखा, इशारा। उसने इशारा सुन के चल के उठा, गया, LED बल्ब काउंट करे, वापस आया, मुझे थम्स अप किया और बैठ गया। अब इस पूरे एग्जाम्पल में एजेंट कौन है? स्टूडेंट। एजेंट कौन है? जो अपने नहीं, दूसरों के बल्ब गिन रहा है। और एजेंट का मतलब मैंने ये बताया था, ये अपने लिए बल्ब थोड़ी गिन रहा है, ये किसी के। और इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल कौन है? मैं। प्रिंसिपल कौन हूं? क्योंकि मेरे बिहाफ पे गया था, बल्ब गिन के आया। और थर्ड पार्टी कौन है? दराज का डिलीवरी बॉय। और इस बच्चे को मैंने अपना एजेंट बनाया? बिल्कुल बनाया। रिटर्न फॉर्म से बनाया? नो। वर्बली का? नो। इम्प्लाइड एजेंट मैंने इसको बनाया। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? अगेन, बिजनेस किसी को यूजली इम्प्लाइड एजेंट नहीं बनाते, लेकिन लॉ में है। अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन होता नहीं। बिजनेस ये वाला बताया ना मैंने, राइटिंग में और ईमेल में, ये वाला नहीं बनाता ना, वही तो कह रहा हूँ। डे टू डे लाइफ में तो इसकी एग्जांपल है, देखिए खुद सोचे, टोयोटा का सीईओ आपको इशारा कर रहा है, अब अजीब सा लगेगा ना? नहीं मतलब थोड़ी देर के लिए सोचे ना। असल में आप बोलो फिर लॉ क्यों? देखिए लॉ हर चीज को कवर करता है। लॉ बिजनेस को भी कवर करता है, और लॉ इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है। जुमला सुनने बड़ा अहम। लॉ बिजनेस को भी कवर करता है, लॉ। तो लॉ ने तो सबको देख के चलना है ना बच्चे। लेकिन बिजनेस लॉ, बिजनेस जो चलाते हैं वो लॉ के हर एंगल को कवर, वो कहते हैं हमारे लिए क्या सूटेबल है। लॉ के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल हैं, और कुछ बिजनेस के लिए। तो टोयोटा वो नहीं देखेगा इंडिविजुअल, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये लॉ पढ़ाया बनाया इसलिए कि कल को अगर आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी काउंटर से, काउंटर पर लाके रखी कोल्ड ड्रिंक, उसने भी कुछ नहीं बोला, आपने भी कुछ नहीं बोला, तो ये लीगली आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, साबित कैसे करेंगे? हम कहेंगे भाई ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन पेप्सी कभी भी किसी दुकानदार को इस तरह नहीं, इशारों से और जुबानों से और वर्बली कॉन्ट, वो रसीद देंगे प्रॉपर। आप टीएसए में फीस देते हो तो रसीद लेते हो ना भाई। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम करती है। बात समझ में आ रही है? तो आप कहेंगे फिर मैंने बताया बनाया भाई, तो इंडिविजुअल्स के लिए भी है ना लॉ। लॉ सबको कवर कर, लॉ इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है लॉ। तो मैं तो आपको सब पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। यहां तक किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे? कोई सवाल ही नहीं कर रहे आप लोग यार। वाह भाई, ये इसके बात करने, इसको अलग से 500 रुपये दिए थे, ऐसे तारीफ कर देना। 250 रुपये हो गए, अब 250 रुपये रह गए। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हाउ एजेंसी रिलेशनशिप इज किसके दरमियान? आपकी पहली क्लास है बेटा? दूसरी क्लास है? पहली क्लास ली थी आपने? रिकॉर्डिंग सुनी थी? शाबाश। अच्छा ली थी क्लास, शाबाश। छुट्टी ना करें। सही है भाई। इम्प्लाइड एग्रीमेंट के बाद तीसरा क्या है मेरे भाई? नेसेसिटी। इससे पहले एक वाकया सुने, 1874 की बात है, नजर आ रहा है आप लोगों को? 1874 की बात है कि एक रेलवे स्टेशन पे ये एक्चुअल वाकया है, ये बनाया हुआ वाकया नहीं, ये बनाई हुई एग्जाम्पल नहीं, ये एक्चुअल केस है। मैंने कहा ना केस लॉज हम डिस्कस करेंगे, जब भी तो फिर पता चलेगा ना अदालतों में क्या हुआ था, ताकि उससे कहानी समझ में आए। तो हम एग्जाम्पल भी दूंगा, सुनाऊंगा आपको, और केस लॉज भी सुनाऊंगा, ताकि आपको पता चले भाई हो क्या रहा है फोर लॉ में। तो 1874 में एक रेलवे स्टेशन पे एक रेलगाड़ी आके रुकी। उस रेलगाड़ी के अंदर जो मालगाड़ी होती है, जो गधा गाड़ी होती है, जो भी कौन सी गाड़ी होती है इसमें जानवर वगैरह होता है, उसके अंदर दो घोड़े, बड़े खुश जाहिर है वो ट्रैवल करके आए थे। देवर वेरी फ्रेश। उसी वक्त तस्वीर खींची थी, फ्रेश उनकी खींची हुई तस्वीर। तो उन घोड़ों को रिसीव करने कोई नहीं आया। घोड़ों को रिसीव करने जिसको आना था वो नहीं आया। तो जो मुलाजिम थे स्टेशन के, उन्होंने स्टेशन मास्टर साहब को बताया कि सर ऐसे ऐसे दो घोड़े आए, मगर उनको लेने कोई नहीं आया। उन्होंने बोला देखो शायद कोई गधा लेना है, ना कोई गधा आया, ना घोड़ा आया, ना कोई कोई इंसान का बच्चा, कोई भी नहीं आया इनको लेने। अब क्या करें, कहीं तो भूखे हैं प्यासे हैं, ये तो मर जाएंगे अगर इनको हमने फौरन हैंडल नहीं किया। उसने कहा यार मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने तो कभी घोड़े पाले नहीं, ना मेरा कभी घोड़ों से वास्ता पड़ा। तो कह रहे मैं क्या करूं सर, बताएं ना, आप स्टेशन मास्टर हैं, आप इस पूरे स्टेशन के इंचार्ज हैं, आप बताएं क्या करें।
उसने बोला यार 2 गली छोड़ के एक स्टेबल है, स्टेबल समझते हैं, अस्तबल जिसमें घोड़े गधे होते हैं, स्टेबल है उधर, इसको जमा करा के आ जाओ, फिर देखते हैं जब इसका ओनर आएगा तब देखेंगे। वो खैर उन्हें जमा करा दिया। कुछ अरसे बाद ओनर आया, एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद। उसने कहा कि भाई वो मेरे घोड़े आए थे, क्या हुआ उसका? उसने बोला आप आए नहीं तो हमने स्टेबल में जमा करवा दिया उसको। 1874 की बात है ना, व्हाट्सएप ना कुछ, तो जमा करा दिया, आप जाके ले लें। वो गया, उसने जाके स्टेबल वाले को बोला भाई ये घोड़े मेरे आए, रसीद है। उसने बोला, हाँ ठीक है, लाए पैसे। कहे पैसे? स्टेबल वाले ने मांगे पैसे, किससे? हॉर्स ओनर से। और कहा कि भाई पैसे, 2 दिन आपके घोड़ों को रखा, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, जगह दी, सब कुछ किया, स्टेबलिंग चार्जेस रहने के। तो उसने बोला मैं क्यों दूंगा, मैं तो जमा नहीं कराया घोड़े, कहना जिन्होंने कराया उनको बुला लो आप। अब तीनों में झगड़ा हो रहा है, किसके दरमियान? स्टेबल ओनर, हॉर्स ओनर, स्टेशन मास्टर। स्टेबल ओनर, हॉर्स ओनर, स्टेशन मास्टर, इन तीनों के दरमियान झगड़ा हो रहा है। झगड़ा कहाँ चला गया? अदालत में। मैंने कहा ना एक्चुअल केस है ये, अदालत में झगड़ा चला गया। बात समझ में आ रही है? अब सवाल पहला, इस एग्जाम्पल में एजेंट कौन? स्टेशन मास्टर। शाबाश, सबके समझ में आई है जुमला? इसका मतलब है दिमाग खोपड़ी में जा रही है। एजेंसी लॉ, एजेंट कौन है? शाबाश। प्रिंसिपल कौन है? हॉर्स ओनर। उसके बिहाफ पे ना, अगर वो अपने घोड़े लाता तो फिर एजेंट नहीं कहते ना, एजेंट कहते हैं इसको जो दूसरों के पंगों में घुसता है। पाकिस्तानियों को वैसे ही आता है दूसरों में। आपको बताओ मजाक, फिर एक ऑफ टॉपिक हो जाएगी, मैं जल्दी सुन ले। मुझे तो पता ही नहीं, अब पता चला ये क्या होते हैं यार, ये जो घर में फारिग लोग वीडियो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? फैमिली व्लॉगिंग। तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम तो काम धंधे पे जाते तो हमें पता नहीं चला। अभी अभी मुझे पता चली इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई भाई ये। तो अब वो छोड़ा, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे। वो आदत, ये पता है लोग उसको देखते कौन है? मैं माजरत समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। हमें आदत है दूसरों के घरों में झांकने की, क्या चल रहा है। पोपो सफिया की लड़की है, कितनी तेज है, देखा है आपने? हाँ, जब से पढ़ी है ना तेज हो गई बहुत। जब से यूनिवर्सिटी जाने लगी तेज हो गई। इस किस्म की बातें करने की हम लोग को आदत हो गई है। तो ये फैमिली व्लॉग हमें लोग, वाह यार ये बंदा खुद ही अपने घर की बातें बता रहा है। इस वजह से ये मशहूर हुआ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आदत है हम लोगों को, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। औरतों को ज्यादा होता है, मर्दों को कम होती है, लेकिन होती सब में प्रॉब्लम है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो भैया, एजेंट होता ही है वो दूसरों की बात करे, नंबर एक। नंबर दो, जिसकी बात करे, तो हमारी एग्जाम्पल में एजेंट कौन है मेरे भाई? स्टेशन मास्टर। और प्रिंसिपल कौन है? थर्ड पार्टी कौन है? अब अदालत ने एक सवाल किया स्टेशन मास्टर साहब से, बड़ा अहम पॉइंट है। आप एजेंट बने कैसे? हाउ यू बिकेम एजेंट? क्या प्रिंसिपल ने आपको लिख के कहा था तो एक्सप्रेस बन जाते? ईमेल, ईमेल तो थी नहीं 1874 में। जुबानी, फेस टू फेस? नहीं जज साहब, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई। एक्शन को इशारा किया था। जज पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? स्टेशन मास्टर कौन है इस एग्जाम्पल में? शाबाश। एजेंट, एजेंट से पूछ रहा है बने कैसे एजेंट, पहले तो ये बताओ। आगे की कहानी बात की, पहले ये बताओ बने कैसे। तो उसने बोला सर मैं ऐसे बना कि लॉ कहता है 4 कंडीशन। नंबर एक, लॉ कहता है कि मैंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। कौन बोल रहा है ये? कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। किससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी? हॉर्स ओनर से, प्रिंसिपल से, मगर कम्युनिकेशन ये आ ही नहीं रहे थे। फिर इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या मतलब सर? इमरजेंसी ये कि सर घोड़े बीमार थे, बीमार नहीं सॉरी, भूखे थे, प्यासे थे, अगर मैं फौरन एक्शन नहीं लेता स्टेबल में डालने का तो ये क्या हो जाते? इसका मतलब है मेरे पास टाइम भी नहीं था ज्यादा फैसले और डिले करने का या इंतजार करने का। समझ आ रही है कहानी की नहीं आ रही है? नंबर नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल इन, मुझे बता अगर वो घोड़े भूखे प्यासे मर जाते स्टेशन के ऊपर, तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि स्टेशन के मास्टर, स्टेशन के अंदर होने वाले हर इवेंट का जिम्मेदार कौन है? कहानी समझ में घुस रही है, दिमाग में कहीं घुस रही है? इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मुझे बताया अगर ये घोड़े आज के दौर में ना ताकि समझने के लिए ना, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल आज के दौर के हिसाब से एग्जाम्पल बनाते हैं। आजकल घोड़े कितने के आते हैं? लेट्स से 5 लाख रुपए का घोड़ा है, मिसाल है, मेरे ख्याल ज्यादा भी होता होगा। चलो 10 लाख रुपए का ख्याल चलो, 10 लाख रुपए का घोड़ा है। और एक स्टेबलिंग चार्जेस एक दिन के कितने होंगे? बहुत हुआ 1,000, तो 2 दिन के 2,000। तो 10 लाख रुपए रिस्क में डालना अकलमंदी है या 2,000 रुपए खर्च करना? जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं उनको पता होता है ना कि इंश्योरेंस हम करा रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं भाई मैं 10-20 हजार रुपए अगर खर्च कर भी दूं इंश्योरेंस के,
तो मेरी 50 लाख रुपए वाली गाड़ी महफूज हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि 10,000 रुपए खर्च कर दिए जाएं। 50 लाख रुपए वाली गाड़ी को खतरे में डालने से बेहतर है, 50 लाख रुपए वाली गाड़ी को खतरे में डालने से बेहतर है 25-30 हजार रुपए का इंश्योरेंस करा लिया जाए। क्या मेरी एग्जाम्पल समझ में आ रही है? सो सो हॉर्सेस को स्टेबल में जमा कराना वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये जुमला पकड़ा आपने? हाँ या ना? ये जुमला किसके समझ में नहीं आया? क्योंकि इसकी बेस पे सारी कहानी हो रही है। हाँ भाई। किसी का कोई सवाल तो मैं आगे जाऊं। प्रिंसिपल कौन है हमारी एग्जाम्पल में? लिख देता हूं ना मैं। आप बताएं, सोचें, न्यूट्रल बन के सोचें। आप 10 लाख रुपए का घोड़ा खतरे में डालना आपका मफाद है? हॉर्स ओनर का मफाद किसमें? कि 10 लाख रुपए का घोड़ा खतरे में हो जाए या 2,000 रुपए चले जाए? 2,000। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि ये ऐसा डिसीजन है जो इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल का इसमें इंटरेस्ट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? ये बात जिसके समझ में नहीं आएगी आगे नहीं जाएंगे हम। हाँ भाई, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लें। नहीं, पहले इस पे इंटरेस्ट पे जाओ, फिर जो सवाल बोलेंगे मैं कर लूंगा। इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल सबको क्लियर है? तो ये सवाल कौन कर रहा था अभी? दूसरा एक और जो मैंने बोला, रुक जाए, कौन था बच्चा? कम्युनिकेशन। अदालत ने पूछा एजेंट से, एजेंट कौन है हमारे एग्जाम्पल में? स्टेशन मास्टर। के आप क्यों बने एजेंट? उसने बोला मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, ये थे ही नहीं। फोन तो 1874 का जमाना है ना बेटा, ना फोन ना व्हाट्सएप ना कुछ। तो मैंने राब्ता यानी कि जब एजेंट प्रिंसिपल से राब्ते की कोशिश करे मगर कम्युनिकेशन ना हो, और फैसला भी फौरी करना हो, इमरजेंसी हो, और वो जिम्मेदार भी हो, और ऐसा फैसला करे जो उसके मफाद में हो, तो वो खुद ब खुद अपने आप को एजेंट बना लेता है। और ऐसे एजेंट को कहते हैं एजेंट बाय नेसेसिटी। खुद ही बना लिया अपने आप। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? हाँ या ना? जाऊं आगे? चलें जी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई किसी का एजेंट बनता है, एक्सप्रेस बोल के इंप्लाइड एक्शन। ठीक है जी। इंप्लाइड एक्शन और नेसेसिटी क्या है? चार शर्तें पूरी हो जाएं तो मजबूरी में खुद ही एजेंट अपने आप को एजेंट बना लेता है, प्रिंसिपल के कहे बगैर। एजेंट बाय नेसेसिटी, मजबूरी ऐसी आन पड़ी थी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, एजेंट बाय, सवाल आया कैन यू एक्सप्लेन द एग्जांपल 1924। अब इससे कैसे उनको नाम बताए ना। नहीं, इस तरह नहीं बेटा, कोई चीज सामने होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, जो वो लिख के भेज के पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एजेंट बाय रेटिफिकेशन। लव्स रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझें। देखिए, एक लफ्ज है अप्रूवल। आम बोलचाल में अप्रूवल मतलब इजाजत लेना। तो किसी से अप्रूवल लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो पहले आप इजाजत लें फिर काम करें। इजाजत लें और फिर, बाज दफा ऐसा होता है कि आप काम पहले कर लेते इजाजत। मसलन ये पानी पड़ा है, एक स्टूडेंट का मिसाल है, पड़ा हुआ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे खांसी आई, अब ये बच्चा था नहीं यहाँ पे, मैंने सोचा अब आएगा तो मैं फिर इजाजत ले लूंगा, अभी तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे खांसी हो रही है, और वो दूर है थोड़ा सा कैंटीन। ऐसी में सुस्ती हो रही थी मुझे, कोई इमरजेंसी नहीं है, सुस्ती हो रही थी। मैंने पानी उठाया, पानी पिया, तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा आ गया। मैंने बोला भाई आपकी इससे मैंने पानी पिया था बॉटल से, आपको इतराज तो नहीं है? अगर इतराज है तो मैं नई बॉटल ला दूँ। उसका नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, पानी पी। मैं परेशान ना हो, मैं बच्चों की चीजें नहीं खाता कभी, आप समझ आए? घबरा के उसने अपना लंच बॉक्स छुपा लिया, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल है, जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको आप अपने दिल पे मत लें।
तो उसने कहा ठीक है। लॉ कहता है किसी काम के हो जाने के बाद उसकी परमिशन लेने को कहते हैं रेटिफिकेशन। अब हमारी एग्जाम्पल में कैसे होगा, एग्जाम्पल लॉ में बताऊं, एग्जाम्पल बनाते हैं। यानी कि काम के हो जाने के बाद परमिशन लेना। एग्जाम्पल, एक मोहल्ले में इलाके में घर खाली हुआ किराए का, ओ बिकने का, घर खाली हुआ फॉर सेल, फॉर। तो आपको पता है जब ये घर खाली होता है तो फौरन पहुंच जाते हैं कौन, स्टेट एजेंट। स्टेट एजेंट पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से चौकीदार निकला। चौकीदार ने कहा कि वो घर तो खाली है, मालिक गए हुए हैं, आप देख लें। उन्होंने कहा भाई जो भी आए दिखा दो। तो उसे बोला ठीक है, उसने घर देखा। स्टेट एजेंट को घर समझ में आया, वो तो खैर उसको तो बेचना है वैसे भी आगे। अब यहाँ सवाल, स्टेट एजेंट को अब क्या करना चाहिए, असूलन मालिक के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। फिर उसको कहना चाहिए कि आप मुझे अपना क्या बना लें, और वो आपको अपना एजेंट बना ले और आप आगे पार्टियों को घर दिखाएं, ऐसा ही है ना। तो आप कहते अगर वो ऐसा करता, अगर ऐसा करता तो ये कौन सा एजेंट होता? हाँ या ना? और अगर वो इशारा देता तो कौन सा एजेंट होता? मजबूरी इमरजेंसी को यहाँ है नहीं। तो ये वाला तो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट। उसने क्या किया, होशियार ने, उसने कहा इससे पहले कि कोई और आ जाए, वक्त जाया करने की जरूरत, उसने पार्टी को लाके घर दिखा दिया, थर्ड पार्टी को लाके घर दिखा दिया। क्योंकि वो तो दरवाजा उसने, उसमें चौकीदार ने तो कहा था ना घर खाली है, खुला है, आप देख लें। उसने एक पार्टी को दिखाया, दो पार्टी, तीसरी पार्टी को घर पसंद आ गया। उसने पार्टी से पैसों की बात भी डन कर दी। चौकीदार से पैसे पूछ लिए कि मालिक कितने पैसे मांग रहे हैं। लेट से मालिक ने बोला 3 करोड़, उसने 3 करोड़ में घर की बात डन कर दी। अब मालिक आए, इस पूरे प्रोसेस में एक आध दिन लग गया। 2 दिन बाद एजेंट की प्रिंसिपल से मुलाकात हुई। एजेंट कौन है हमारी एग्जाम्पल में? शाबाश। प्रिंसिपल कौन है? हॉर्स ओनर, हॉर्स हाउस ओनर, सॉरी सॉरी सॉरी, घोड़ा तो चला गया हॉर्स, ये थोड़ा सा गलती से यहाँ आ गया था, माजूर। तो इस हमारे एग्जाम्पल में एजेंट कौन है? स्टेट एजेंट, शाबाश। और प्रिंसिपल कौन है? हाउस ओनर। प्रिंसिपल को बोला कि भाई साहब मैं आप 2 दिन पहले आया था, आपकी गैर मौजूदगी में घर देखा। प्रिंसिपल ने कहा जी जी मुझे बताया था चौकीदार ने, आप अपने काफी सारे लोगों को भी लेके आए। जी जी मैं लाया, एक पार्टी, दो पार्टी, तीसरी पार्टी को घर दिखा दिया मैंने। उसको आगे गुस्सा, उसने कहा आप यार, आपने मुझसे पूछे बगैर, आपको तो मैंने अपना स्टेट एजेंट अभी बनाया ही नहीं, और आपने पार्टियों को घर दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा जी, और तीसरी पार्टी ने डन भी कर दिया। अब उनको अंकल को आगे गुस्सा, हालांकि उनकी सेहत और एज इजाजत, लेकिन इंसान है, गुस्सा तो आ सकता है, चाहे सेहत हो ना हो गुस्सा करने वाली। उनको आगे गुस्सा, उन्होंने बोला यार तुम अजीब पागल आदमी, तुम पजामा हो तुम यार, तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे, एक तो मेरे एस्टेट एजेंट बन गए, फिर तुमने लोगों को मेरा घर दिखाना शुरू कर दिया और डन भी कर दिया, अजीब आदमी हो तुम। उसने बोला सर देखिए, मेरे गुस्सा ना कर, मेरी बात सुने। अगर आप घर बेचते कितने का बेचते? 3 करोड़। मैंने भी 3 करोड़ का बेचा है। तो थोड़ा सा गुस्सा दे, लॉजिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अच्छा अगर आप किसी को स्टेट एजेंट बनाते तो उसको कोई कमीशन देते? हाँ हाँ, मैं तो बस 1 लाख रुपए कमीशन देता। मालिक मकान ने गुस्से से कहा हाँ तो मैं भी 1 लाख की कमीशन लूंगा। वो और गुस्सा आहिस्ता, लेकिन यार आपको पूछना तो चाहिए था ना। चले अंकल अब पूछ लिया, अब ओके कर दें, उससे क्या होता है। अंकल ने कहा चलो अब मैं ओके कर देता हूँ। लॉ कहता है भैया रेटिफिकेशन हो गई, एजेंट बनने के बाद उसने अप्रूवल ली। इमरजेंसी थी नहीं, वरना नेसेसिटी वाली बात होती। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? तो मैं आगे जाऊं। अगर पहले पूछता तो एक्सप्रेस, इशारे से करता, मजबूरी में होता, लेकिन ना मजबूरी थी ना इशारे थे, सिर्फ पूछा बाद में। अच्छा फर्ज करें अगर अंकल मना कर दे, नहीं भाई नहीं, भाड़ में जा, मैं नहीं बेचूंगा घर, तो एजेंट बनता ही नहीं। जब एजेंट बन भाई नहीं होता, फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो गई, बात खत्म हो गई। आप जाके दूसरा घर ढूंढे, दूसरी आईडी बनाए। समझ रहे हो? अच्छा। अच्छा लेकिन लॉ इसमें कहता है रेटिफिकेशन हो तो जाएगी, मगर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ चीजों को करने की कंडीशन होती है ना बेटा। तो रेटिफिकेशन की कुछ क्या है कंडीशन? नंबर 1 के प्रिंसिपल का एग्जिस्ट होना जरूरी है। देखो एग्जिस्ट लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कौन है हमारी एग्जांपल में? शाबाश। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? प्रेजेंस नहीं कह रहा,
एग्जिस्टेंस कह रहा है, प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस में क्या फर्क है? जो लोग अभी क्लास में बैठे हुए वो कौन है? और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, एग्जिस्ट तो करते हैं ना, प्रेजेंस नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? हमारे समझ में आई भाई मेरे? आपके? हाँ। हाँ, क्या समझ में आया? एग्जिस्ट और प्रेजेंस में क्या फर्क है? शाबाश। वहां पे मौजूद होना चाहिए, और एग्जिस्ट दुनिया में कहीं भी हो। तुम्हारी मंगनी हो गई? नहीं हुई। अब जिनसे तुम्हारी मंगनी होगी इंशाल्लाह ताला, शादी होगी, वो एग्जिस्ट तो करती होंगी ना कहीं। प्रेजेंस कहां से? अच्छा है, हैं? प्रेजेंस तो क्या कर रहे हो? प्रेजेंस नहीं ना, एग्जिस्टेंस है। हाँ, अब समझ में आया तुम्हारे? वरना अगर प्रेजेंस है तो हम बात करते, फिर नहीं। किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे। द प्रिंसिपल मस्ट हैव हैड, प्रिंसिपल हमारे एग्जाम्पल में कौन है? मस्ट हैव हैड लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी का मतलब वो कानूनी तौर पे कागजों में मालिक होना जरूरी है। अब देखिए, ये बड़ा टेक्निकल बात है। आम बोल चाल में जो मेरी गाड़ी है, वो मेरी गाड़ी है, नाम वो मेरी मदर के। अगर कभी लीगल मामला आया ना, मैं बोलूंगा अदालत से, जैसा भी मेरी गाड़ी चेक किया, एक सेकंड तुम्हारी गाड़ी लाओ, कागज दिखाओ। नहीं, कागज तो मेरी अम्मी के नाम है। कहा तो मेरी अम्मी से बात होगी, जाओ यहाँ से। अरे भाई मेरे, मैं कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। हम ये नहीं देखते किसकी गाड़ी है, किसका घर है, कौन रहता है, कौन चलाता है, किसके पास है। लॉ तो देखता है मेरे भाई कागज, कागज पे किसका नाम है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अदालत कहती है कागज पे, क्योंकि हो सकता है जरा, तो कागज पे अगर हम ओनर का नाम नहीं होगा तो किसका नाम हो सकता है? अब्बा के नाम हो, अभी तक घर ट्रांसफर नहीं हुआ हो। मेरा पॉइंट समझ? आप अपने किसी को घर लेके जाते हैं, आपने यही बोलते हैं मेरा घर है, हालांकि नाम आपके अब्बा के। बोल चाल में हम ऐसे बोलते हैं। अदालती कार्रवाई के अंदर ये नहीं देखा जाता किसका घर है, अदालती कार्रवाई कहती है किसके नाम है, वो उसका घर है। तो आप कहेंगे सर इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? इस सिनेरियो में ये भी तो हो सकता था ना कि जो घर है, जो मालिक मकान बेच रहा है, मालिक मकान जिसको हम कह रहे हैं, असल में वो मालिक मकान नहीं है। कागज में, कागज में अभी तक उसके अब्बा के नाम पे घर है, और वो वाहिद औलाद है, और अभी तक घर इनहेरिटेंस, विरासत में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अदालत कहेगी अब्बा ही रेटिफिकेशन कर सकते हैं। बेटा रेटिफिकेशन अब्बा को बुलाओ ना, अब्बा तो वहां है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनकी। तो अदालत कहेगी फिर आप रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप कानूनी तौर पे इस प्रॉपर्टी के मालिक। रेटिफाई सिर्फ वो प्रिंसिपल कर सकता है जो कानूनी तौर पे मालिक हो। कानूनी तौर पे मतलब जिसका कागज पे नाम हो, पेपर्स पे नाम हो। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? तो उसके नाम हो ही नहीं सकता। नहीं हो तो सकती, रेटिफाई नहीं कर सकता वो उस कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो अपने नाम करवाए, फिर रेटिफाई करवाए। समझ में आ रही बात? वो कोई उस, देखें, जिस चीज के आप कानूनी तौर पे मालिक नहीं है ना, उसके हवाले से कोई कानूनी तौर पे डिसीजन नहीं ले, कानूनी तौर पे डिसीजन नहीं ले सकते। सोशली आप कह सकते हैं, आप नहीं कहते आप अपने घर के बारे में, ये मेरा घर है, कह सकते हैं। आप दरवाजा, आप उसको बुलाएं, कारपेंटर को बोले इस घर का दरवाजा रिपेयर कर दो, ये सोशल मैटर है ना, नॉर्मल। लेकिन आप लीगल कोई नहीं, आप अदालत में जाएंगे ना उस घर से मुताल्लिक कोई, मिसाल के तौर पे आपने उस घर में किराएदार रखा। क्या रखा? घर आपका है, ठीक है, आपने किराएदार रखा, आप किराएदार किराया नहीं दे रहा, अब अदालत चलेगा उसके खिलाफ। आपने जज से बोला जज साहब ये मेरा घर का किराया नहीं दे रहा। जज ने कहा एक सेकंड, पहले तो ये साबित करो तुम्हारा घर है। सो बोले नहीं जज साहब, मैं पेपर लाएंगे, देखें पेपर, कह रहा ये मोहम्मद इश्तियाक कौन है? ये मेरा अब्बू, मेरा अब्बू को लाओ। बोले भाई मैं इश्तियाक का बेटा मुश्ताक है, नहीं हमें तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट, इश्तियाक को बुलाओ, हमें उनसे मिलने में इश्तियाक है। समझ में आई बात? हमें तुमसे मिलना, अरे तो जैसा मेरे तो घर है, नहीं घर पर हम उसको मानते हैं जिसका कागज पे नाम है। तो आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते उस घर, समझ, जब तक आपका लीगल नाम ना हो। समझ में? तीसरा मेरे भाई, द रेटिफिकेशन मस्ट टेक विद इन, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट होने से ले, किसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट होने से लेकर रेटिफाई होने के दरमियान जो टाइम है, ये उस टाइम की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट और रेटिफ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रेटिफिकेशन हो रही है, उसके दरमियान जो टाइम फ्रेम है, वो लॉ कहता है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर रीजनेबल की डेफिनेशन क्या होती है? तो मैंने आपको याद है पहली क्लास पे एक बात बोली थी, लॉ बनता किधर है?
शाबाश, पार्लियामेंट में। उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है? तो कोर्ट हर केस के हिसाब से अलग अलग फैसला करता है, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम फॉर एवरी केस। मसलन मैं एक सैंडविच खरीदने गया शॉप पे, सैंडविच खरीदा मैंने, जेब में हाथ डाला, लो भाई मैं तो वॉलेट ही घर भूल गया या टीएसए में भूल गया। जेब में तवाक से कोने में 50 रुपए का नोट पड़ा हुआ था, मैंने 50 रुपए का नोट उसको दिया, मैंने बोला भाई ये सैंडविच बुक कर लो, देना नहीं किसी को, ये मेरा फेवरेट सैंडविच है, और ये सैंडविच है कितने का, 250 रुपए का। मैंने कहा ये 50 रुपए रखो, मैं 200 रुपए आके देता हूँ तुम्हें, और सैंडविच किसी को देना नहीं। मैं गया और 4-5 घंटे बाद वापस आया, गया और 4-5 घंटे बाद मैंने बोला भाई वो सैंडविच, ये रिमेनिंग 200 रुपये। उसने कहा ये लो 500 रुपये वापस, मैंने सैंडविच किसी और को बेच दिया। ये लो 50 रुपये वापस, मैंने सैंडविच किसी और को बेच दिया। उसमें मैंने बोला यार आप अजीब आदमी, रुक नहीं सकते थे? कह रहा भाई सैंडविच तो 1-1.5 घंटे में खराब होना शुरू हो जाता है, फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। मैं 4 घंटे रुका बस, दैट्स इट। अगर मैं अदालत को बोलूंगा, अदालत की बिल्कुल सही किया इन्होंने, क्योंकि इतने सैंडविच के लिए रीजनेबल टाइम यही है, 1-2 घंटे में कर ले तो खराब हो जाता है ना। सुनते रहे गौर से। सिनेरियो 2, 1 सैंडविच 2। मैंने घर बनाने के लिए सरिया खरीदने के, सरिया होता है ना स्टील बार्स, आयरन बार, सरिया जो घरों में डलता है, वो सरिया खरीदा। सरिया सरिया था 2.5 लाख रुपए का, मिसाल है। मैंने जेब में गलती से पैसे पूरे ले जाना भूल गया, 50,000 थे मेरी जेब में। मैंने एडवांस 50,000 रुपए दिए और कहा बाकी 2 लाख रुपए मैं आपको आके दे दूंगा 1 आध दिन में, सरिया आप बेचना नहीं किसी को, मुझे यही वाला चाहिए। उसने बोला ठीक है सर, परेशान मत हो। ये कह के मैं 1 हफ्ते बाद आया, कितनी देर बाद, और मैंने रिमेनिंग 2 लाख रुपए देते हुए कहा कि लाओ भाई मेरा सरिया। उसने बोला मैंने सरिया बेच दिया। तो मैंने कहा यार अजीब पागल आदमी क्यों, मैंने आ तो गया 1 हफ्ते में। तो उसने बोला यार सरिया खराब हो रहा था। तो मैंने कहा तुम पागल तो नहीं, सरिया खराब हो रहा था, सरिया तो 100-100 साल चलता है, ये 1 हफ्ते में कौन सा सरिया खराब हो रहा है, तो अच्छा प्लास्टिक का सरिया बना रहे हो क्या? उसे बोला नहीं खराब हो रहा। अब मैं अदालत चला गया, अदालत ने कहा बिल्कुल सही किया, अब अदालत मेरी साइड लेगी, क्योंकि सरिया इतनी जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है। अदालत कहेगी भाई रीजनेबल टाइम में 1 हफ्ते में आ तो गया बंदा, 50,000 देके तो गया था, आपको क्या मुसीबत पड़ी थी? सैंडविच में मेरे साथ नहीं, मेरा साइड नहीं ली जज ने, वो भाई सैंडविच 1-1.5 घंटे में खराब हो जाता है। क्या मेरी एग्जाम्पल समझ में आ रही है? तो हम क्या कहेंगे, लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट और रेटिफिकेशन के दरमियान जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा। सर ये क्या ज्यादा क्या होता है, अदालत को हम कहेंगे, अदालत फैसला करेगी व्हाट इज ज्यादा व्हाट इज कम, अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस केस। किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे। अगली बात लॉ कह रहा है ही रेटिफाइज द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स इंटायरिटी और कंप्लीटली। लॉ कहता है सारी बातें माने, सारी बातें माने। क्या मतलब? क्या बात हुई थी? 3 करोड़ रुपए। और क्या बात हुई थी? बिल्स क्लियर कराएंगे। मिसाल है, एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान जो बात हुई थी 3 करोड़, बिल और कमीशन और पेंट। मालिक मकान ने एजेंसी वाले से पूछा हाँ भाई तुमने सौदा कर तो दिया, क्या क्या बातें की जरा बताओ। तो उसने कहा सर मैंने उसको बोला 3 करोड़ का घर। मालिक मकान ने कहा ओके डन, 3 करोड़ में डन। और बिल विल आप क्लियर करा के देगा? हाँ जाहिर है बिल तो हमारे हैं बिजली गैस के, वो तो हम ही क्लियर कराएंगे। जाहिर है नया मालिक मकान क्यों कराएगा, हम ही कराएंगे। तीसरा उसने बोला आप मुझे कमीशन देंगे 1 लाख। हाँ जी कमीशन भी दे देंगे 1 लाख, वो तो मैंने देना ही था, ठीक है। और पेंट नहीं, मैं बोला पेंट नहीं बनता, पेंट नहीं कराऊंगा भाई, यही है घर। अब यहाँ लॉ कहता है मालिक मकान या तो सारी कंडीशन माने और रेटिफाई करे, या कोई भी कंडीशन ना माने, रेटिफाई ना करे। देयर शुड बी नो इन बिटवीन। क्या मैं अपनी बात समझा ये लॉ कहता है कि प्रिंसिपल जब रेटिफिकेशन करेगा तो ये नहीं कर सकता कि कुछ कंडीशंस को रेटिफाई करे और कुछ कंडीशंस को रेटिफाई ना ना। लॉ कहता है नहीं, या तो सारी कंडीशंस को यस करे, या सारी 100% यस या 100% नो, देयर इज नो इन बिटवीन। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? आप या तो बोले हाँ या बोले ना। हाँ कुछ बातों पे हाँ, लॉ कहते नहीं कुछ बातों पे हाँ नहीं, सब बातों सब कंडीशंस पे हाँ या सब कंडीशंस पे ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जाऊं आगे। पांचवी का हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बाज औकात स्टेट, बाज औकात एजेंट
अपने आप को खुद ही प्रिंसिपल का एजेंट बना लेता है और बाद में वो प्रिंसिपल से मनवा भी लेता है और बाद में मनवाने को रेटिफिकेशन कहते हैं। मगर रेटिफिकेशन की कुछ शर्तें हैं, 1 2 3 4 5 हमने पढ़ ली। चौथी, पांचवी कंडीशन लॉ कहता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो रेटिफाई करे सफिशिएंटली क्लियरली। मतलब बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बोले, यस आई अग्री, ये सही है जुमला। लेट्स सी, देखते हैं। लॉ कहता हो भाई ये क्या जुमला, ये रेटिफिकेशन नहीं है। वाज़ेह अल्फाज इस्तेमाल करे, यस आई अग्री, ये एक वाज़ेह लफ्ज़, वाज़ेह जुमला है। लेट्स सी, देखते हैं। लॉ देखते हैं का मतलब आप बताएं क्या होता है, हाँ या ना। अरे ये तो क्लैरिटी नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरी मिसाल, ओके आई एक्सेप्ट। आई एम इंटरेस्टेड, लॉ कहते हैं नहीं नहीं, ये क्या जुमला, आई एम इंटरेस्टेड क्या जुमला होता है। आई एम इंटरेस्टेड, यस कहे ओके आई एक्सेप्ट। समझ, मतलब क्लियरली बोले यस, समझ में, या नो बोले आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। लॉ कहते हैं नहीं, ये कुछ गेम है। समझ में आ रही बात, ये या तो इधर या उधर कर दें, ये बीच में जो फ्रेंड जोन में डाल के रखते हैं ना लोग, हाँ या ना आपके दरमियान में, तो लॉ कहता है इसको हम मानते हैं, फ्रेंड जोन को हम नहीं मानते। समझ में आ रही है बात, जाऊंगा आगे। अब समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ क्लियर हो गया। एजेंट बाय स्टॉपेल, स्टॉपेल का मतलब होता है किसी को किसी काम करने से रोक देना, किसी को किसी काम करने से रोक देना। एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। एक सोशल गैदरिंग थी, एक कंपनी थी, उसने अपने एम्प्लॉयज को कोई पार्टी अरेंज करी, एनुअल डिनर जैसे। लेट्स, a company arranged an annual dinner in which he invited all of his employees as well as suppliers and major customers. During the dinner, जो ओनर होता है बिजनेस का, वो सप्लायर से कहता है, ओनर सप्लायर से कहता है आप हमारे नए परचेज मैनेजर से मिले। उसने बोला नहीं। उसने बोला बुलाओ, एक दूसरे एम्प्लॉय को बोला जाओ परचेज मैनेजर साहब को बुलाओ, कहना वो जो सीईओ साहब है वो बुला रहे हैं, ओनर है वो बुला रहे हैं। बुला के लिया, उसने सीईओ ने सीईओ ने सप्लायर से कहा इनसे मिलें, ये है मेरे परचेज मैनेजर, आज आपसे मुलाकात हुई है, ये उधर थे बिरयानी खा रहे थे, नहीं नहीं आपने एग्जाम्पल चल रही, तो ये आ गए, आइंदा से यही आपसे हमेशा सामान खरीदा करेंगे हमारे बेहाफ पे। ये कौन बोल रहा है बात, ओनर बोल रहा है। किसको बोल रहा है, सप्लायर को। और किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है, और कहा कि आइंदा से ये खरीदेंगे। और सप्लायर और परचेज मैनेजर को बोला इनसे मिलें, ये हैं हमारे सप्लायर, इन्हीं से आप जाके सामान खरीदेंगे, कंपनी का जो भी रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होगा। यहां तक किसी का कोई सवाल। अब इस एग्जाम्पल में एजेंट कौन है, परचेज मैनेजर। एजेंट कौन है, परचेज मैनेजर। प्रिंसिपल कौन है, ओनर सीईओ। समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही है। परचेज मैनेजर अपने लिए परचेजिंग नहीं कर रहा ना, कंपनी के बिहाफ में परचेजिंग कर रहा है, इसलिए एजेंट है। प्रिंसिपल कौन है, शाबाश, ओनर या सीईओ, शाबाश। थर्ड पार्टी कौन है, शाबाश। कहानी यहां तक किसी का कोई सवाल, जाऊं आगे। खैर पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन परचेज मैनेजर ऑफिस आया, जैसे आते हैं लोग। उसका किसी बात पे झगड़ा हो गया ओनर से। ओनर ने बोला भाई इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ओनर ने गुस्से में बोला, किसको बोला, इस तरह काम। परचेज मैनेजर ने बोला नहीं चलेगा तो मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज, मुझे चाहिए नहीं आपकी नौकरी। ये क्या, क्या वो निकल गया।
2 दिन तक घूमता रहा इधर उधर। उससे मैं आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, यार अजीब आदमी है, एक तो थोड़े दिन मैंने नौकरी करी, बदतमीजी कर रहा है मुझसे ये वो। परचेज, जो परचेज मैनेजर था ना, वो खामोशी से चला गया सप्लायर के पास और बोला कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना आप? उसने बोला नहीं यार, आपको देखा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। कह रहे नहीं आप उस दिन पार्टी में मिले थे? हाँ कुछ याद तो आ रहा है। नहीं, जब आप किसी दफा गाजर का हलवा निकाला आपने, जो मुड़े आप, मैं नहीं खड़ा था? उसने बोला हाँ यार ये तो ठीक है, लेकिन आप गाजर का हलवा क्यों याद दिला रहे हैं? बस बोल दे हाँ, बस आप जब खाना खा के मुड़ा तो मैं ऐसे। कह रहे नहीं नहीं, जब आपने दूसरा चिकन टिक्का खा के जब मुड़े आप, मैं वहीं तो था। उसने बोला यार अजीब बदतमीज आदमी है, मुझे खाना याद दिला रहे हैं आप। बस आप बोल रहे ना खाने के बाद। परचेज मैनेजर, हाँ हाँ याद आ गया मुझे, परचेज मैनेजर आप। सीईओ ओनर ने मुझे मिलवाया था आपसे। कह रहे जी जी जी, वो मुझे अच्छी तरह इससे पहले साला कुछ और याद दिलाए खाने की चीज। तो उसने बोला हाँ याद आ गया। उसने बोला मुझे उन्होंने भेजा है 5 लाख रुपए का सामान खरीदने के लिए, ये रिक्वायरमेंट। उसने बोला ठीक। अब उसको तो मिलवा चुका था ना भाई, ये मेरे बेहाफ पे ये वो। उसने उसको सामान दे दिया। किसने दे दिया सामान? किसको दे दिया? परचेज मैनेजर को दे दिया सामान। वो सामान लेके शॉर्ट। थोड़े दिनों बाद, 2-4 दिन बाद बिल बना के भेजा सप्लायर ने, किसको? ओनर को। जब उसने बिल देखा तो बिल बिल आ गया। उसे बोले ये क्या भाई? उसने फोन किया, हेलो भाई हमने तो कोई सामान मंगाया नहीं। कह रहे वो आए तो थे। कौन आए थे? अरे वो परचेज मैनेजर। कौन? वो जो जब टिक्का खाते हुए आपको, अबे आप अजीब जाहिल, आप बेगैरत लोग हैं आप सारे यार। हर आदमी मुझे खाना याद दिलाया जा रहा है मुझे। भाई बस बोल दो ना, पार्टी में बात हुई थी ना यार, अजीब जंगलीपन, कोई वो गाजर का हलवा याद दिला रहा है, कोई याद दिला रहा है। बस खाने के टाइम जो बात हुई थी ना, हाँ हाँ खाने के टाइम जो बात हुई थी, तो बस वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उन्होंने बोला भाई उसको तो मैंने नौकरी से निकाल दिया। उसने बोला मुझे क्या पता भाई आपने नौकरी से निकाल दिया, आपने तो मुझे कहा ना वो है, मैंने उसको दे दिया, मुझे क्या पता आपने उसको निकाल दिया। खैर झगड़ा बढ़ते बढ़ते अदालत चला गया। ये एक्चुअल केस सुना रहा हूँ मैं आपको, कोर्स के अंदर भी हमारे ये केस सिनेरियो, एक्चुअल केस सिनेरियो ही। फिर बेटा वो गया, अदालत चले गए, जज ने पूछा किससे? वो तो भागा हुआ था, शॉर्ट था मार्केट से। कौन? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर शॉर्ट था मार्केट से। जज ने सीईओ से पूछा, बात सुने, आपने इनको बताया था कि ये परचेज मैनेजर है आपका? उसने बोला जी नहीं, बताया तो था ना। जी जी, कब बताया था? अब उसने उसने बोला पार्टी में जब ये तीसरी दफा गाजर का हलवा ले रहे थे ना। जज ने कहा अच्छा चले छोड़े, ये तो हटाए। ये बताया कब बताया जी? पार्टी में बताया था। जज ने पूछा कब बताया था, तो ओनर ने बोला जज साहब पार्टी में मैंने इनको बताया था कि ये मेरा परचेज मैनेजर। जज ने कहा ठीक है। तो उसने परचेज उससे पूछा, सप्लायर से, बताया था? जी हाँ जी बताया था। तो उससे पूछा अगला बड़ा अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। जज ने फिर सीईओ से यानी कि ओनर से यानी कि प्रिंसिपल से पूछा कि निकालने का बताया था? तो परचेज मैनेजर ने, सॉरी, प्रिंसिपल ने कहा नहीं जज साहब, निकालने का तो नहीं बताया था। मगर मैं, जज ने कहा खामोश, स्टॉप। द प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाई टू बी द प्रिंसिपल ऑफ द एजेंट। अगर आपने किसी सप्लायर को या थर्ड पार्टी को बताया कि ये मेरा एजेंट है, एजेंट रखने का बताया और निकालने का नहीं बताया, तो लॉ कहता है वो बेचारा तो यही अज्यूम करेगा ना कि है, हाँ या ना। तो द लॉ कहेगा इस केस के अंदर परचेज मैनेजर एजेंट ना होने के बावजूद भी है। और अगर प्रिंसिपल इसको डिनाई करेगा, द कोर्ट विल स्टॉप द प्रिंसिपल फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट परचेज मैनेजर वॉज हिज एजेंट। तो सर ये पैसे कौन देगा? सुने, अदालत कहेगी थर्ड पार्टी को तो पैसे, सप्लायर को तो पैसे प्रिंसिपल देगा, और एजेंसी लॉ का केस हो जाएगा खत्म। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लॉ के तहत केस चलेगा, किसके खिलाफ? परचेज मैनेजर के खिलाफ, एजेंट के खिलाफ। और उसको पकड़ के लाया जाएगा, उसकी चित्रौल करके उससे पैसे लेके प्रिंसिपल को दिए जाएंगे। मगर एजेंसी लॉ के तहत इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल देगी। गलती क्या की प्रिंसिपल ने? रखने का बताया, निकालने का नहीं बताया। तो ये आप एजेंसी लॉ इसलिए पढ़ा रहे हैं आप, कि कल को जब आप किसी को इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस में एज एन एजेंट,
तो जिस जिसको बताएं कि ये मेरा एजेंट है, फिर उसको बताएं कि अब ये मेरा एजेंट और मैं इससे किसी लेन देन का इससे इसके किसी लेन देन किए का जिम्मेदार, ये बात सीखिए। और वैसे भी लॉजिकली सोचें, अगर आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये मेरा ये वो है, सप्लायर है, एम्प्लॉय है, ये है, तो अगला तो ये समझेगा ना भाई। देखिए गलती क्या करते हैं हम लोग। आज मैं बात कर रहा था, मैं नाम भूल गया फैकल्टी का, तो हमने एक बहुत अच्छा बच्चा अपना क्वालिफाइड किसी कंपनी में भेजा इंटरव्यू के लिए। तो हम थे कि यार ये बच्चा कर जाएगा इंशाल्लाह काम, बड़ा क्वालिफाइड बच्चा और बड़ा अच्छे नंबरों से पास किया। तो उसने उसको, जब हमने फीडबैक लिया एम्प्लॉयर से, उसने बोला भाई क्या बेकार आपने बच्चा भेजा था। क्यों भाई, तो क्वालिफाइड सब कुछ। कह रहे ना इसमें कॉन्फिडेंस ना कम्युनिकेशन ना कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बस। अब उसको कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे, बस रट्टे थे, या आप जो भी समझ लेंगे वो थे। प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो तो कुछ है ही नहीं। तो ये इस टॉपिक का प्रैक्टिकल लाइफ एस्पेक्ट क्या है। एक तो ये है ना, एजेंट बाय स्टॉपेल आपने याद कर लिया, आप सवाल भी सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। एक प्रैक्टिकल लाइफ एस्पेक्ट ये कि जब आप किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करें और किसी को अपने साथ एसोसिएट करें, तो जिस जिसको बताएं कि ये मेरा एसोसिएशन में है, जब एसोसिएशन खत्म हो जाए तो फिर दोबारा उन सबको बताएं कि अभी मेरे साथ एसोसिएशन में नहीं है। इन्फॉर्म करें, वरना वो लोग तो ये समझेंगे ना ये इनके साथ एसोसिएशन में, हाँ या ना। जाऊं आगे। अथॉरिटी बाय, अच्छा एक चीज हमने पीछे पढ़ ली थी, मैं रिपीट कर दूं जरा। हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पेज पढ़ा था, रिलेशनशिप डायग्राम बिटवीन एजेंट एंड, और ये बनती कैसे, 5 तरीकों से। पांचों मेथड हमने पढ़ ली। कोई सवाल। अगली बात, लॉ ये कहता है जब आप किसी एजेंट को अपना एजेंट बनाएं, लॉ ये कहता है जब आप किसी एजेंट को अपना, तो उसकी डिफाइन करें अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी। और अथॉरिटी में पहली चीज क्या डिफाइन करें, टाइप ऑफ अथॉरिटी। क्या मतलब टाइप ऑफ अथॉरिटी, उसको किस किस्म का एजेंट बना रहे हैं। मसलन जब आप ये कहते हैं ना कि फला शख्स मेरा सेल्स एजेंट है, फला शख्स मेरा, तो आप उसकी टाइप ऑफ अथॉरिटी बता रहे हैं कि ये मेरे ब्याह पे सेल कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता। मेरा पॉइंट समझ, ये मत बोले ये मेरा एजेंट है, ये बोले ये मेरा सेल्स एजेंट है। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे। या आप बोले ये मेरा परचेज एजेंट है, यानी कि ये मेरे ब्याह पे कोई चीज खरीद सकता है, मेरी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। So when you say sales agent or purchase agent, you are actually defining the type of the authority which you are giving to the agent, and it is very important. आप बोले ये मेरा सेलमैन है, मतलब सेल कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता। ये मेरा परचेज ऑफिसर है, परचेज कर सकता है, सेल नहीं कर सकता। कोई सवाल। और लिमिट भी बताएं। स्कोप का मतलब क्या है, क्या मतलब, सेल्स एजेंट है, 5 लाख रुपए तक की सेल कर सकता है। 5 लाख रुपए क्या है स्कोप। परचेज एजेंट है, 6 लाख रुपए तक का माल खरीद सकता है। When I say purchase agent, purchase describes the type of the agent authority. When I say up to 6 lakh, that describes the scope of the agent. 6 लाख तक का मैं जिम्मेदार हूं, 6 लाख के बाद आप करते हो तो आप पागल हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। ये बात किसकी समझ में नहीं आई। और ये डिफाइन करना जरूरी है, कभी भी किसी को अनलिमिटेड एजेंट ना बनाए। बैंक, आपका कार्ड, आपका अकाउंट, आपके पैसे, फिर भी लिमिट लगा के देता है। स्कोप डिफाइन करता है, ये कार्ड है सिल्वर कार्ड, इससे 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग हो सकती है। ये गोल्ड कार्ड, इससे 2 लाख रुपए तक की शॉपिंग हो सकती है। ये प्लेटिनम कार्ड 5 लाख, क्यों भाई, भाई 5 लाख रुपए बस नहीं दे रहे, उसके बाद टाइटेनियम कार्ड बनवा ले, रिस्क है। तो हम एक हद तक देख, हालांकि पैसे भी आपके सब कुछ, आप बैंक ने कहा नहीं भाई नहीं, फिर आप तो हमें पकड़ेंगे ना, कार्ड इधर उधर हो गया तो। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं।
सो वेन एवर वी मेक समवन आवर एजेंट, हम टाइप भी डिफाइन करें और आसान हो जाए, फिर हम बात करते हैं। कोई सवाल इसमें किसी का? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, जस्ट बिफोर द ब्रेक वी डिस्कस्ड कि जब हम किसी को अपना एजेंट बनाएं तो हम टाइप ऑफ अथॉरिटी भी डिफाइन करें, उसको हम किस किस्म की अथॉरिटी दे रहे हैं, परचेज की, सेल्स की, रेंटल की, डिस्काउंट की, क्या अथॉरिटी दे रहे हैं, और उसकी लिमिट भी बताएं कि भाई 50,000 तक की सेल कर सकता है, 1 लाख तक की सेल कर सकता है, 10,000 का डिस्काउंट दे सकता है, 5% डिस्काउंट दे सकता है। यहां तक कोई सवाल? नेक्स्ट वी हैव, जब हम किसी एजेंट को अथॉरिटी देते हैं तो कौन कौन सी अथॉरिटी देते हैं, या उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी होती है, ये बहुत अहम पॉइंट है। सो हमारे पास दो तरह की अथॉरिटीज हम यूजली एजेंट को देते हैं, एक एक्चुअल अथॉरिटी, दो अपेरेंट अथॉरिटी। पहले इसको समझते हैं, एक्चुअल और अपेरेंट का मतलब समझते हैं। बिस्मिल्लाह, देखें एग्जाम्पल बनाते हैं। आपके दरवाजे पे दस्तक हुई, बेल बजी, आपने पूछा कौन, उसने बोला सलमान। आपने पूछा भाई सलमान कौन, उसने बोला भाई मुझे इमरान ने भेजा है और कहा है कि 5,000 रुपए दे दें। आप तो सलमान को जानते ही नहीं है, लेकिन इमरान आपका दोस्त है, तो आप क्या करेंगे? आप इमरान को फोन करेंगे, बोलेंगे भाई सलमान साहब आए, बोलने मैं आप इनका मैं आपका छोटा भाई हूं, तो तुमने भेजा? हाँ हाँ मैंने ही भेजा है, ब्लैक रंग की शर्ट पहना हुआ होगा, CD 125 पे, हाँ हाँ ये तुम्हारा भाई है, ओके। आपने उसको 5,000 रुपए दे दिए। आपने क्या किया? यू एक्चुअली वेरीफाइड कि वेदर द पर्सन हैज द अथॉरिटी और नॉट, हाँ या ना? आपने उस पर भरोसा, एंड यू रिलाइड ऑन एक्चुअल अथॉरिटी, और आपने फोन करके पूछा भाई एक्चुअल में अथॉरिटी है भी या? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक एग्जांपल हो गई। दूसरी मिसाल, आप गए चेज, इम्तियाज, इम्तियाज आके आपने खरीदारी करी, बिल बना 8,000, पैसे किसको देंगे? कैशियर को, या आप बोले, एक आदमी बोले भाई इम्तियाज भाई को बुला लो। बोले क्यों, क्या हुआ, खैरियत? इम्तियाज भाई को बुलाओ, मैंने 8,000 रुपए देने। तो बोले यार ये कैशियर है ना, इसको दे दे। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या इम्तियाज भाई के हाथ पे रखूंगा पैसे, मुझे तसल्ली नहीं होगी। या अच्छा चलो कैशियर, तुम कैशियर हो, पहले क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना, कि तुम आसिफ हो भी या नहीं। अब बोले भाई क्या पागल आदमी, संकी आदमी है। चलो भाई शनाख्ती कार्ड दिखा दिया। अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ कि इम्तियाज वालों ने तुम्हें कैशियर रखा। लोग कहेंगे पागल, चलो बाहर निकले से। तुम्हारे 8,000 रुपए की सेल के चक्कर में लोग लाखों रुपए की लाइन लगा के खड़े हैं। लोग कहेंगे भाईजान आप पागल तो नहीं है। मैंने कहा यार मैं एक्चुअली वेरीफाई करने का, पागल है एक्चुअली वेरीफाई भाई, अपेरेंट। अपेरेंट निकला है बेटा, लफ्ज अपेयरेंस किससे निकला है? आप कहेंगे भाई बस जो कैशियर की नौकरी पे बैठा हुआ है, कैशियर की पोजीशन पे बैठा हुआ है, आप उसको पैसे पकड़ा देते हैं। तो आपने किस पे रिलाई किया? एक्चुअल अथॉरिटी नहीं, अपेरेंट अथॉरिटी पे। ये एग्जांपल किसकी समझ में नहीं आई? आपने TS में पैसे दिए, किसको दिए? अकाउंट्स में गए, जो कैशियर की पोस्ट से बैठा उसको दे दिए पैसे, हाँ या ना? अपेरेंटली उसमें चलता है ना मेरे भाई। बेटा आपकी पहली क्लास है, आपने उससे पहले पढ़ा है? नहीं पहले पढ़ा है तो मुझे पता नहीं। और किसकी पहली क्लास है? आपकी पहली क्लास है, आपने उससे पहले पढ़ा है? नहीं नहीं, उस F4 से पहले पढ़ा है? अरे बेटा क्या हो गया, मुझसे पहले पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। आपने कैसे पता चला मैं हूं फर्रुख मिर्जा? हैं? बस ये आई, इन्होंने आके बैठ गई, जो आदमी आके सामने बैठेगा ये फर्रुख मिर्जा ही होगा। और पढ़ना शुरू, अभी आओगे 1 सेकंड,
लेक्चर शुरू करने से पहले आप साबित कराएं फर्रुख मिर्जा है, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, और फिर जाके तमानी साहब से पूछें ये आदमी आपने रखा है मुझको दाढ़ी वाला? बोले हाँ हमने रखा है। सही पढ़ा रहा है? हाँ हाँ सही पढ़ा रहा है बेटा, सही पढ़ा रहा है, आप जाए पढ़ लें। तो आप कहेंगे सर इन्होंने वेरीफाई किया, किस किस पे रिलाई किया इन्होंने? लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यूजली ऐसा होता ही नहीं है। ओ भाई कोई ऐसे नहीं जाता। आप गए, आपने बोला जो सामने बैठेगा ये आदमी हमारा टीचर है। ये एक दो बच्चे ऐसे जो नहीं जानते, मतलब मेजोरिटी तो मुझे एफबीटी पढ़ी हुई। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ रही है? हाँ के ना? सो समटाइम्स वी रिलाई ऑन एक्चुअल अथॉरिटी एंड समटाइम्स वी रिलाई ऑन अपेरेंट अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी कैसे वेरीफाई करते हैं? अभी मैंने एग्जांपल दी थी, क्या एग्जांपल दी थी मैंने एक्चुअल अथॉरिटी की? दोस्त का भाई आया था तो आपने एक्सप्रेस फोन करके पूछ लिया। दोस्त का भाई आया तो आपने एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब है अपनी मर्जी बताना, तो आपने दोस्त को फोन करके या उससे पास जाके पूछा भाई तुम्हारा भाई आया था सलमान, तो तुमने भेजा? उसने बोला हाँ ये है। सिनेरियो 3, आप जरा फासले से खड़े में इमरान के, आपने इमरान को इशारा किया तो उसने बोला हाँ हाँ दे दो पैसे। ये क्या है? इम्प्लाइड। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब मेरी बात सुने गौर से। हम दो चीजों पे रिलाय करते हैं, या तो एक्चुअल अथॉरिटी, या देखिए जो लोग लेट आए ना उनको सर पे से गुजर रहा होगा एक्चुअल और पेरेंट, है ना? ब्रेक से लेट क्यों आया? अल्लाह के बद है। कौन? पैसे? चाय नहीं पीते भाई? चाय पी ली थी पहले, पैसे तुमने पहले चाय पी ली? चलो नेक्स्ट, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। खैर, अच्छा अपेरेंट अथॉरिटी किस चीज से डेवलप होती है? अभी मैंने बताया अपेरेंट अथॉरिटी किस चीज से डेवलप होती है? पोजीशन। एग्जाम्पल क्या है इसकी? कैशियर को आप कैसे रिलाय करते हो कि वो कैशियर है? सर वो कैशियर की पोजीशन पे बैठा हुआ है ना, तो उसकी पोजीशन से पता चली कि ये क्या है, कौन है हमारा? कैशियर। भाई आपने टीएसए में फीस किसको दी? कैशियर को। कैसे पता चला आपको कैशियर है? आप सर वो कैशियर की पोस्ट पे बैठा हुआ था। बैंक में पैसे किसको जमा कराते हैं? कैसे पता चलता कैशियर है? पोजीशन पे बैठा हुआ है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जाऊं आगे? दूसरी मिसाल, हम पढ़ क्या रहे हैं? अपेरेंट अथॉरिटी आती किधर से? तो हमने कहा सर अपेरेंट अथॉरिटी एक तो आती है पोजीशन से, ये पढ़ लिया हमने, सही है? सही है भाई। दूसरी कहां से आती है? प्रीवियस डीलिंग से आती है। क्या मतलब प्रीवियस डीलिंग? समझ में नहीं आई कहानी। मिसाल के तौर पे एक दुकान है जो पंखे बेचते हैं। क्या बेचते हैं? पंखे। उसके पास एक शख्स आया और बोला मैं फला कंपनी से आया हूं। उसने बोला हाँ मुझे पता है आप फला कंपनी में जॉब करते हैं, क्या करते हैं? उसने बोला मैं अकाउंटेंट हूँ। तो उसने बोला ठीक है अकाउंटेंट हूँ। ये किसकी बात चल रही है? अकाउंटेंट और दुकानदार। अकाउंटेंट और दुकानदार। और दुकानदार क्या बेचता है? पंखे। अकाउंटेंट ने बोला मुझे फला कंपनी ने भेजा है और उनको एक पंखा चाहिए उधार पे। तो दुकानदार ने पूछा भाई आप हो कौन? बोला अकाउंटेंट। तो बोला अकाउंटेंट? अकाउंटेंट तो पंखे नहीं खरीदता, अकाउंटेंट तो कोई और काम करते हैं, पंखे खरीदने का काम कब से करने लगे अकाउंटेंट? अब क्या उसकी पोजीशन है ऐसी जिससे पता चले कि वो पंखे खरीदता है? नहीं। तो दुकानदार ने कहा अच्छा एक सेकंड आप बैठे। दुकानदार अंदर गया, फोन किया, हेलो कंपनी जी, भाई आपका अकाउंटेंट आया, बोले पंखे दे दो। तो क्या करूं? तो बोला हाँ दे दो। अरे यार ये अकाउंटेंट कब से पंखे लेने लग गए यार? तो बोला नहीं नहीं हमारा असल में परचेज मैनेजर आजकल गया हुआ है, तो हमने इसको अकाउंटेंट की ड्यूटी लगाई हुई है, कभी कभी हम लगा देते हैं, जाओ जाके पंखे ले आओ। बोला अच्छा। उसने पंखे दे दिए। मुझे ये बताओ उस कंपनी ने, उस दुकानदार ने अकाउंटेंट को पंखे देने से पहले या पंखा देने के वक्त किस अथॉरिटी पे रिलाई किया? एक्चुअल या अपेरेंट? एक्चुअल। एक्चुअल में वेरीफाई किया कि इसका अथॉरिटी है भी है, क्योंकि अपेरेंटली तो नजर, क्योंकि अपेरेंटली हमने पहली चीज अपेरेंस कहां से डेवलप होती है? और पोजीशन उसकी को क्या है? और काम क्या कर रहा है? परचेज मैनेजर के। पोजीशन अकाउंटेंट की, काम क्या कर रहा है? तो आप कहेंगे यार ये पोजीशन से तो क्लियर नहीं हो रही अपेरेंट अथॉरिटी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वरना आगे समझ में नहीं आएगा। तो आपने किस पे रिलाई किया बच्चों? शाबाश। तो आपने पंखा दे दिया उधार पे, 2 दिन बाद पैसे आ गए पंखे के, मसला हल हो गया। एक हफ्ते बाद फिर आ गया वो अकाउंटेंट, अस्सलाम वालेकुम एक और पंखा चाहिए।
उसने बोला यार अजीब पागल कंपनी यार, अकाउंटेंट को भेजती है पंखे के लिए। उसे फिर फोन किया कंपनी, हेलो भाई फिर आ गए, बोला पंखा चाहिए कल, हाँ हाँ दे दो कोई मसला नहीं, हमने ही बंदा भेजा है। दुकानदार ने पंखा दे दिया। दुकानदार ने किस पर रिलाई किया? शाबाश, एक्चुअल अथॉरिटी पर रिलाई किया। तीसरी दफा फिर पैसा आ गया, दूसरी दफा में 2 दिन बाद पैसा आ गया। एक हफ्ते बाद फिर आ गया अकाउंटेंट, यार पंखा दे दो। उसने बोला यार क्या बेवकूफ, तुम्हारा आया नहीं परचेज मैनेजर? उसने बोला नहीं आया। उसने बोला अच्छा, फिर कंपनी फोन किया उसने, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आया आपका एजेंट अकाउंटेंट, बोल रहा है पंखा चाहिए। उसने बोला हाँ आपको बोला तो यार दे दो। उसने फिर दे दिया। उसने किस पर रिलाई किया? 2 दिन बाद पैसा आ गया। एक हफ्ते बाद फिर आ गया, यार और पंखा चाहिए। उसने बोला यार इतनी दफा पहले भी आ चुका है, हर दफा पंखे के पैसे मिल जाते हैं, चौथी दफा बगैर फोन किए उसने उसको पंखा उधार पे दे दिया। नाउ दिस टाइम द शॉप ओनर रिलाइड ऑन अपेरेंट अथॉरिटी, और दिस टाइम अपेरेंट अथॉरिटी ना पोजीशन से डेवलप हुई है, ना एक्चुअल अथॉरिटी तो है नहीं, कि किससे डेवलप हुई है? प्रीवियस डीलिंग से। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? पोजीशन तो अभी भी अकाउंटेंट ही है ना, और एक्चुअल अथॉरिटी चौथी दफा उसने वेरीफाई नहीं करी, फोन करके पूछा नहीं। तो फिर कैसे शॉपकीपर ने, किस बुनियाद पे शॉपकीपर ने फैसला किया कि हाँ यही वो शख्स है जिसको मुझे देने चाहिए उधार पे? प्रीवियस डीलिंग सर, पिछली कई दफा ऐसा हुआ ना, तो अब भरोसा हो गया। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? हाँ के ना? तो इंसान बहुत सारी जगहों पे किसी की अथॉरिटी जज करता है उसकी पोजीशन की बेस के ऊपर, बहुत सारी जगह पे जज करता है एक्चुअली वेरीफाई करके, और कुछ जगहों पे जज करता है ऑन द बेसिस पहले क्या हुआ। प्रीवियस डीलिंग में भी अगर ऐसा ही हुआ तो उसकी बुनियाद के ऊपर हमने उसको आज अज्यूम कर लिया किस पर अथॉरिटी होगी। 3 दफा तो हो गया यार, चौथी दफा भी हो गई ही अथॉरिटी, ये सोचा अज्यूम कर लिया अपेरेंट अथॉरिटी। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? अगला सवाल, जब दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हु हैज द लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? उस लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी का बोझ कौन उठाता है, एजेंट या प्रिंसिपल? याद रखें प्रिंसिपल। जब भी थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल लायबल, यानी कि इसको और प्रैक्टिकल एग्जांपल में, अभी हमने सबसे पहली एग्जांपल क्या ली थी? सबसे पहली टोयोटा, टोयोटा की गाड़ी खरीदी आपने करोला, कार बायर ने, इंजन में खराबी निकल आई, तो कार बायर बुनियादी तौर पे किसको पकड़ेगा, ऑथराइज डीलर को या टोयोटा को? टोयोटा को पकड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कराया है, उनसे बात खत्म, बस उनका उनका वहीं तक था रिश्ता, कॉन्ट्रैक्ट कराने तक। ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना, ये आ गया मेरे भाई, ये सही है ना? तो असल में कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान हुआ था, ये देखो स्क्रीन पे, कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान, थर्ड पार्टी और कार बायर और टोयोटा के दरमियान हुआ था। अब गाड़ी में जो भी खराबी होगी, यही दोनों आपस में लड़ेंगे, एजेंट को नहीं बीच में लाएंगे, कभी कभी लाएंगे। अब अल्लाह समझाने की मिसाल है, मियाँ बीवी लड़े पर तो मियाँ बीवी को लड़ेगी, और बीवी जो है मियाँ से लड़ेगी। रिश्ता कराने वाली आंटी से नहीं झगड़ा करेगा, पर वो जब तक था वो थी, अब वो चली गई। रिश्ता कराने वाली आंटी चाय पेस्ट्री खा के शॉर्ट, अपने जो भी कमीशन था उनका लेके वो चली गई हैं। अब जिससे भी लड़ना मरना है वो मियाँ बीवी ना आपस में, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी आपस में लड़ेंगे, एजेंट का इसमें कोई लेना देना आम हालात में। व्हाट इफ द फॉल्ट अकर्ड इन हैंड्स ऑफ द एजेंट? ये कहनी भाई, अगर फैजान कह रहे हैं कि अगर एजेंट ने फॉल्ट किया तो भी ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, मुझे तो गाड़ी खराबी मिली है ना भाई, मैंने तो पैसे किसको दिए हैं भाई? एजेंट। अब सवाल ये है, बात सिनेरियो ऐसे होते हैं, देखिए आपसे कोई पूछे नॉर्मल, जैसे एक आसान लफ्जों में, लॉ का एक मिजाज है एक्सेप्शन का, क्या मिजाज है? जैसे मैं आपसे पूछूं भाई, बाइक के ऊपर 2 आदमी बैठ सकते हैं? हाँ, एक्सेप्शन सर, कभी कभी डबल सवारी पाबंदी लग जाती है तो नहीं बैठ सकते। तो आपसे कोई पूछे रूल बताओ, रूल आप कहेंगे सर नॉर्मल रूल तो यही है कि एक बाइक पे 2 आदमी बैठ सकते हैं, मगर कभी कभार हुकूमत लॉ बदल देती है, दफा 144 नाफिज कर देती है, तो उस वक्त डबल सवारी पे पाबंदी हो जाती है। तो हम कहेंगे नॉर्मल हालात में तो लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, मगर कुछ खास हालात, स्पेशल कंडीशन ऐसे हैं
जहां लायबिलिटी एजेंट की होती है, प्रिंसिपल की नहीं होती। आम हालात में डबल सवारी पे दो आदमी बैठ सकते, सॉरी मोटरसाइकिल पे दो आदमी बैठ सकते हैं, स्पेशल कंडीशन में नहीं बैठ सकते। तो आपसे को पूछे भाई, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन है जिम्मेदार? प्रिंसिपल जिम्मेदार। मगर 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 कभी कभार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होता बल्कि एजेंट होता है। कब कब होता है? पहला सिनेरियो, जब एजेंट पर्सनल लायबिलिटी ले ले। क्या मतलब? आप एक दुकान पे गए, आपने दुकानदार से बोला भाई साहब ये कुर्सी में लेके जा रहा हूँ, ये सही तो है ना, मजबूत तो है ना? उसने बोला यार मैं हूं ना, हम किस लिए बैठे हैं भाई, 20 साल से दुकान है हमारी इस मार्केट में, बच्चा बच्चा जानता है हमारी दुकान। हमारी बात, आसिफ भाई के फर्नीचर हाथी बिठाओगे नहीं टूटेगी, हम है ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अब ये जो मैं कर रहा है ना बार बार, ओहो, लॉ कहता है इससे क्या हो गई, पर्सनल लाइबिलिटी है। कल को अगर कुर्सी टूट गई तो प्रिंस तो एक थर्ड पार्टी चाहे तो किसको पकड़ ले? एजेंट को पकड़ लेगी। तो तुम बोल रहे थे ना मैं हूं ना, मैं हूं ना, उसको क्या बोलना चाहिए था यार, बहुत बड़ी कंपनी है, यार कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी कंपनी बोलता, उसने कंपनी का नाम नहीं लिया, बार बार क्या बोला? मैं लॉ बोला, मैं तो आ जाओ फिर। कोई सवाल? हम क्या पढ़ रहे हैं? वो स्पेशल कंडीशन जहां प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होता बल्कि, लेकिन आम हालात में कौन जिम्मेदार होता है? शाबाश। दूसरी स्पेशल कंडीशन, वेयर देर इज अ कल्चर दैट एजेंट इज लायबल। क्या मतलब सर एजेंट इज लायबल? कल्चर समझाते हैं, मिसाल बनाते हैं। आप एक मार्केट में गए, टी शर्ट्स की मार्केट, एक मार्केट खुली है वहां पे, टी शर्ट दुकान है। आपने एक टी शर्ट पसंद करी, ब्लू कलर की। आपने दुकानदार से पूछा भाई साहब ये जो ब्लू कलर की टी शर्ट है, ये कलर तो नहीं छोड़ेगी? उसने बोला नहीं नहीं भाई कलर वाला नहीं छोड़ती, बड़ी अच्छी कंपनी की टी शर्ट है। ये नहीं बोला मैं हूं ना, मैं बैठा हूँ, ये नहीं बोला। तो मैं बोला नहीं नहीं बड़ी अच्छी टी शर्ट है, बड़ी अच्छी कंपनी, इंशाल्लाह ये कलर नहीं छोड़िए, आप ले जाए तसल्ली से ले जाए। तो कलर ले गया, तो टी शर्ट ले गया, टी शर्ट का कलर छोड़ दिया। वापस आया, उसने बोला भाई ये ऐसे ऐसे टी शर्ट कलर छोड़ लिया वो। तो उसने बोला यार यही है बस, कंपनी से पूछे आप ये तो लॉ, वो बेचारा अदालत चला गया बंदा। लॉ ने एक सवाल किया, उस मार्केट के और दुकानदारों को बुलाओ। है और दुकानदार? हाँ हाँ, उस मार्केट में टी शर्ट की दुकान में और जो दुकानदार उन सबको बुलाओ। उन सबको बुलाया, और फिर जज ने मालूम किया तो पता चला उस मार्केट का कल्चर है कि अगर चीज खराब होगी तो दुकानदार जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल जिम्मेदार। अदालत ने फैसला दुकानदार के खिलाफ दे दिया, बोला दुकानदार शर्ट चेंज करेगा, पैसे देगा। तो हमने इससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या सीखा जिंदगी का? जब आप किसी बिजनेस में, कारोबार में इन्वेस्ट करें तो ये देखें कि वहां का कल्चर क्या है, क्योंकि अदालत बहुत सारे फैसले कल्चर की बुनियाद पे देती है, जो कल्चर में होता है वही होता है। और आपको कल्चर का पता ही नहीं और आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई, ये है इसका प्रैक्टिकल पॉइंट जो हमें समझना पड़ेगा एक्चुअल लाइफ के अंदर। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? हाँ या ना? चले जी, कोई सवाल इसमें किसी का? जी भाई इसका सवाल सुन ले भाई। यार एक सेकंड, सॉरी बेटा। जी हाँ हाँ, टोयोटा शोरूम से हम गाड़ी खरीदते हैं। जी 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 जी, मेरे सवाल का जवाब देते। देखिए इनका सवाल मैं इसमें दोबारा रिपीट कर दूं ताकि ऑनलाइन वाले भी सुन लेना।
ये कह रहे हैं कि अगर टोयोटा गाड़ी मैं खरीदता हूँ शोरूम से, वो खराब निकलती है, तो मैं टोयोटा शोरूम के पास जाऊंगा, टोयोटा जापान तो नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा आप जाएंगे किसके पास, लीगली जिम्मेदार कौन होगा। मसलन अगर आपकी टोयोटा गाड़ी खराब निकलती है, तो आप टोयोटा शोरूम जाएंगे, बोलेंगे भाई ये गाड़ी, इसमें ये फॉल्ट है, आप सही करवा के दें टोयोटा से। वो बोलेगा जी सर, आप कंपनी जब गाड़ी क्लेम में जमा करा दे, मैं कंपनी सही करा दूंगा। अगर वो कहता है नहीं, शोरूम वाला, तो अदालत जाएंगे आप। जब आप अदालत जाएंगे, तो अदालत शोरूम वाले को बुलाएगी, बोलेगी आपसे गाड़ी खरीदी, बोलेगा जी टोयोटा की गाड़ी, तो अदालत कहेगी "फिर ठीक है, फिर टोयोटा को नोटिफिकेशन जारी कर दिया अदालत"। आप तो देखिए, चल के तो जाहिर है शोरूम ही जाएंगे, जापान तो नहीं जाएंगे आप जाएंगे तो शोरूम, लेकिन लीगली जिम्मेदार कौन, हम ये पढ़ लें। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। क्लियर हो गया सवाल। जाएंगे तो जाहिर है दुकानदार के पास जाएंगे, कंपनी तो नहीं जाएंगे आप। बट दुकानदार आपको डाइवर्ट, जैसे आप क्लेम करते हैं मोबाइल, आप दुकानदार के पास जाते हैं ना, भाई ये मोबाइल में फॉल्ट निकला है, मैं वारंटी क्लेम कर रहा हूँ। तो दुकानदार आपसे क्या कहता है, जी सर ठीक है, मैं कंपनी भिजवा देता हूँ, कंपनी आपकी मोबाइल सही करा दूंगा। तो वो भी असल में तो कंपनी सही करवा रहा होता है, वो तो कन्वीनियंस के लिए हम बोलते हैं कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप दुकान पे आ जाइएगा। लेकिन अगर वो सही ना हो तो आप अभी मैंने वो खरीदा था थर्मामीटर, वो डिजिटल थर्मामीटर खरीदा था, तो वो उसका था, नाम भूल गया मैं कंपनी का, दवागो से खरीदा था। तो वो उसमें कोई मसला आया, तो मैंने दवागो जमा कराया, दवागो वालों ने बोला ठीक है हम कंपनी बोलते हैं, कंपनी वाले ने सही करके दे दिया, 1 महीना लगा मुझे, और वो सही हो गया। तो वो कंपनी ही गया, ब्यूरर एक कंपनी, वहां गया, वहां सही हो गया, आ गया, खुआरी कराई उन्होंने मुझे 1 महीना। तो लेकिन मसला हल हो गया। तो दवागो ने सिर्फ उसका काम किया, पोस्टमैन का काम किया, आसान लफ्जों में मिडलमैन का काम किया। अगर दवागो सही नहीं करता, तो इवेंचुअली मैंने कंपनी को ही पकड़ना था। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल? तो कलर छोड़ दिया उसने ऐसे करके। नेक्स्ट, हम क्या पढ़ लें? हम पढ़ रहे हैं आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार कौन, लेकिन खास हालात में प्रिंसिपल नहीं होगा बल्कि एजेंट। जब एजेंट पर्सनल लायबिलिटी ले ले, जब वहां उस मार्केट का कल्चर हो कि प्रिंसिपल नहीं बल्कि एजेंट जिम्मेदार होगा, और जब एजेंट रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आपने एक वाटर कूलर खरीदा, आपने दुकानदार से पूछा भाई वाटर कूलर किसका है, उसने बोला फला कंपनी का है। ठीक है, रहमत कंपनी का वाटर कूलर है। आपने बोला भाई रहमत कंपनी कहाँ है, कह रहे हैं कहीं है साइट वाइट में, कहीं इलाके जहाँ फैक्ट्री होंगी वहीं होगी, मुझे तो पता नहीं। आपने खैर उस वक्त खरीद लिया। आपने पूछा ये है तो ना, बोला हाँ हाँ, ये भाई 10 घंटे तक पानी को ठंडा रखता है। आपने कूलर खरीदा, घर आके इस्तेमाल किया, 2 घंटे बाद ही पानी गर्म हो गया। अब वापस कंपनी लेके गए, आपने बोला भाई दुकान पे लेके गए, दुकान आपने बोला यार तो 10 घंटे बोले, तो 2 घंटे में खराब हो गया, ओ 2 घंटे में पानी गर्म हो गया, ये तो बेकार है, इसकी इंसुलेशन अच्छी नहीं है। उसने बोला यार आप कंपनी से बात करें। उसने बोला यार ये क्या बात हुई, आपसे तो बात की, कह रहे यार आपको पता है ना एजेंसी लॉ नहीं पढ़ा आपने। उसने बोला पढ़ा था, बाहर शोर बहुत हो रहा था। तो उसने बोला भाई 10 घंटे की बजाय तो 2 घंटे में पानी गर्म हो गया। उसने बोला यार कंपनी से बात करना। अच्छा, उसने बोला कंपनी कहाँ है, उसने बोला रहमत। कहाँ है? एड्रेस तो नहीं है। अबे एड्रेस नहीं तो फोन नंबर दे दो भाई, फोन नंबर भी नहीं है। तो ईमेल, ईमेल भी नहीं है। तो कह रहे भाई तुम एजेंट कैसे हो, प्रिंसिपल तुम सामान कैसे लेते हो? कह रहे हो मंगल के दिन गाड़ी आती है, सामान देती है, चली जाती है। उसने बोला अच्छा चलो मैं भी मंगल को आ जाऊंगा भाई, मंगल को करेंगे दंगल। वो आ गया मंगल को, अब वो आया ही नहीं। तो बोले कब आई गाड़ी, यार वो आई नहीं, हर मंगल को आती है, अब पता नहीं आज क्यों नहीं आई। फिर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा आई नहीं रहे वो। अब वो बोल रहा है भाई कंपनी, उसने बोला मुझे पर ना कंपनी का नाम है, नाम तो है रहमत, बट वो कहाँ है ये पता नहीं। तो लॉ कहता है इस ऐसी सूरत में व्हेन द एजेंट रिफ्यूजेस टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल, द एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल नॉट। रहमत को कहां से पकड़ के लाएं? तो यही जहमत करेगा कौन? एजेंट नहीं, रहमत नहीं, रहमत तो मिल ही नहीं रहा ना। एजेंट को ही हम जहमत देंगे कि बेटा पैसे दो वापस। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? तो मैं आगे जाऊं। कोई सवाल? सवाल नहीं कर रहे आप लोग यार। 250 रुपये पूरे हो गए। मैं चेक कर रहा, तुम सही कर रहे हो कि नहीं, काम सही कर रहे हो। स्पेशल कंडीशन नंबर 5,
आपने एक जूता खरीदा, क्या खरीदा मेरे भाई? आप यहां से गए मार्केट, तारिक रोड, आप वहां देखा वो एरोसॉफ्ट, आपने अंदर गए, जूता खरीदा, पहना, अच्छा लगा, ले गए। थोड़े दिनों बाद वो जूता सख्त काटने लग गया, आप सख्त हो गया अजीब सा, तो आप दुकानदार के पास गए, बोला ये तो अजीब एरो हार्ड हो गया है, तो नाम इसका ऐसा लगा एरो सॉफ्ट, ये तो जूता चुभ रहा है मेरे। उसे बोला ऐसे ही होता है। उसे बोला ऐसे कैसे होता है यार? बोला भाई ऐसे ही होता है। आपकी हट गई, आपको गुस्सा, आपने कहा मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ। आप घर आए, आपने वेबसाइट खोली एरोसॉफ्ट की, उसमें जब कॉल की तो पता चला वो बंदा ऑथराइज डीलर है ही नहीं एरोसॉफ्ट का, एरोसॉफ्ट का ऐसे ही नाम लगा के बेच रहा है। ऐसी सूरत में पता चला कि भैया लॉ कहता है अब वो एरोसॉफ्ट का जो झूठा डीलर है वही जिम्मेदार है, एरोसॉफ्ट जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि एरोसॉफ्ट प्रिंसिपल है इस केस में, और वो दुकानदार डीलर एजेंट है, तो हम कहेंगे एजेंट जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल जिम्मेदार, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था अपने आप को कि मैं एरोसॉफ्ट का ऑथराइज डीलर हूं, हालांकि वो नहीं है। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? कोई सवाल मुझसे पूछे? वो भी लेंगे, लेकिन इस हमारे एजेंसी लॉ के तहत तो वो तो कॉपीराइट के तहत लेंगे ना। वो जो एरोसॉफ्ट वाले हैं वो कॉपीराइट क्लेम के तहत कहेंगे आपने हमसे पूछे बगैर आपने क्यों हमारा नाम इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन हम अभी तो एजेंसी लॉ की बात हो रही है ना, एजेंसी लॉ के तहत कौन जिम्मेदार है? उस जूते की गड़बड़ होने का जिम्मेदार कौन है? एजेंट जिम्मेदार है। यहां तक किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे। नेक्स्ट है मेरे भाई रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है बच्चों? रेवोकेशन का मतलब होता है वापस ले लेना। लफ्ज रेवोकेशन का क्या मतलब है? वापस ले लेना, अथॉरिटी वापस लेना। लॉ कहता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रही है। लॉ कहता है हर प्रिंसिपल, हर, जब जब किसी को अथॉरिटी दे, जिस जिसको बताया है, और जब जब अथॉरिटी वापस ले उसको दोबारा बताया कि मैंने अथॉरिटी वापस ले ली है। कैसे बताया? अभी एग्जांपल पढ़ी थी हमने स्टॉपेल वाली, उसमें ओनर ने किसको निकाला था नौकरी से? परचेज मैनेजर को। तो ओनर को क्या करना चाहिए था? सप्लायर को ईमेल करनी चाहिए थी, और उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होता? रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। दिस इज टू इन्फॉर्म all our stakeholders that Mr. A is no more our purchase manager. Mr. A is no more our, ब्रैकेट में 3 दफा हलवा पूरी क्या खाया था वो? नहीं, गाजर का हलवा। This is to inform everyone that Mr. A is no more our purchase manager. Therefore, the principal company shall not be responsible for any of his purchases made after 8 October 2024. ये ईमेल सबको करते हैं। उसके बाद भी अगर कोई परचेज मैनेजर जाके सप्लायर से सामान खरीद ले तो फिर प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। इस अगर वो ये कर लेता तो फिर वो फंसता नहीं। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ रही है? जाऊं आगे। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। जब हमने शुरू किया था ये, उस वक्त हमने एक बात पढ़ी थी, एजेंसी रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है। तो हमने कहा था ऐसे बिल्ड होता है, ऐसे 5 तरीके से बिल्ड होता है। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप खत्म कैसे होता है। तो खत्म ऐसे होता है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बहुत सारी सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है जब एजेंट और प्रिंसिपल दोनों अग्री करें कि इस रिलेशनशिप को खत्म हो जाना चाहिए। मसलन जो ऑथराइज डीलर है उसने ईमेल करी टोयोटा को कि भाई आपकी तो टोयोटा बिकती नहीं है, तो मैं आपकी रिलेशनशिप खत्म करो एजेंसी, और मैं होंडा की तरफ जा रहा हूँ। समझ में आई बात? तो टोयोटा ने बोला ठीक है, यू डिजर्व बेटर, और बात खत्म हो गई। मतलब यू डिजर्व बेटर डीलर, यार क्या कंपनी है, क्या हो गया? समझ में आ रही बात? उसने कहा तुम तो इतनी बड़ी कंपनी हो, इतने अच्छे शोरूम हो, तुम्हें कोई भी प्रिंसिपल मिल जाएगा, और इस तरह वो एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो गया। कोई सवाल इसमें किसी का? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अल्लाह हाफिज। सही है भाई। जब प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई मर जाए, जब प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई
अभी हमने एग्जाम्पल ली थी, वो जो एक मालिक मकान घर दिखा रहा था किसी को। हाँ, तो अगर पता चला उसके दौरान अंकल मर गए, एजेंसी वाला आया तो देखा टेंट लगा हुआ है उसमें घर के बाहर। उसने बोला पता नहीं क्या खैरियत, क्या बात है। आगे जाके तो लोग अंकल की तारीफ कर रहे थे, तो उन्हें बोला इसका मतलब मर गए, क्योंकि जिंदा लोगों की तो हम तारीफ करते नहीं है। देखें, हम आपको एक बात बताऊं, जाहिर है आपके मुकाबले मेरी एज ज्यादा है, तो मैं ज्यादा इंतकाल में गया हूँ, और आपने भी गए थोड़े 2 4 5 10 20, तो आप भी इंतकाल में गए होंगे। जब कोई किसी के इंतकाल पे जाता है, मजाक अपनी सीरियस बात है, तो आप देखें लोग उसकी अच्छी बातों को बोलते हैं। कोई ये नहीं बोलता इनके पास मर्सिडीज थी, इनके बहरे में 5 प्लॉट थे। क्योंकि जो मौत है ना, वो एक रियलाइजेशन पॉइंट है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। क्योंकि जब हम वैसे किसी से मिलते हैं ना, जैसे हम किसी के वलीमे में जा रहे हैं, तो लोग वलीमे में ऐसे बातें करते हैं, दूल्हा माशाल्लाह बड़ा सेट है, इसके बाद लड़के भाई ये पैसा ये पैसा ये पैसा ये पैसा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और अच्छाइयां बुराइयां सब हो रही होती हैं, हाँ यार है, लेकिन बदतमीज जुबान का खराब है, हाँ भाई हाँ यार जुबान का तो खराब है, लेकिन पैसा बहुत है। वो रियलाइजेशन पॉइंट वैसे नहीं है। उसी आदमी का जब इंतकाल होगा ना, उसी दूल्हे का कभी ना कभी तो इंतकाल होगा जिंदगी में, तो जब उसकी मौत पे लोग जमा होंगे, तो फिर उसकी अच्छी बातों पे और आखिरत वाली बातों पे, अच्छाइयों पे वैल्यू करेंगे। कोई मर्सिडीज, बल्कि लोग और अफसोस करते हैं, आए मर्सिडीज तो बेचारी बाहर खड़ी रह गई, बंदा कब्र में चला गया। लोग अब हसरत भरी निगाहों से उस मर्सिडीज, बल्कि वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है बंदे का, कि यार इतना पैसा बनाया, रहना नसीब नहीं हुआ, घर बनाया बैरिया टाउन में 400 गज का, शिफ्ट होने वाले थे यार, वो उनका अंकल का इंतकाल हो गया। उल्टा वो अफसोस के उसमें आता है बैरिया टाउन, यानी कि नाकामी के तौर पे आता है। मैं ये नहीं कह रहा, सब बातों का मकसद ये नहीं है बैरिया टाउन में घर नहीं बनाया मर्सिडीज, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ कि हम सबका एक रियलाइजेशन पॉइंट है जिस पर हमें रियलाइज हो जाता है। देखिए मैं आपको देखें, ये जितने बड़े बड़े फुटबॉलर, बिजनेसमैन, और ये मार्क जकरबर्ग है, ये वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ये सब बड़ी उम्र में आके जब बूढ़े होने लगते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर कोई इंटरव्यू लेता है तो वही बोलते हैं हम जो है ना, वो फिलंथ्रोपिस्ट बन गए हैं, हम गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं। जब इंसान बहुत पैसे पहुंचते तब उसको वहां जाके पता चलता है कि यार ये तो सब यहीं रह जाएगा, कोई अच्छा काम भी करना चाहिए। एक हॉलीवुड का स्टार है, मैं नाम भूल गया, उसने एक बहुत मशहूर, मेरे ख्याल जिम कैरी था या क्या था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्ट, मेरे ख्याल जिम कैरी था। उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि मेरी खुदा से दुआ है, वो अंग्रेज है तो उसने खुदा बोला, उसने कहा मेरी खुदा से दुआ है कि खुदा जो है ना हर इंसान को बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत और बहुत सारी इज्जत दे दे। अल्लाह करे इंसान, हर इंसान के पास आ जाए, ताकि लोगों को पता चले दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। समझ में आई बात? तो इस सब बातों का मकसद ये नहीं कि आप कमाए नहीं, समाने का मकसद नहीं कि आप देखिए, जरूरी थोड़ी आप इतना कमाए कि बिल गेट्स जितने पैसे कमा लें। सॉरी, बिल गेट्स तो 2 लाख करोड़ों में एक आदमी ऐसा होता है, बिल गेट्स अरबों में एक ऐसा एक होता है। बट उसको भी रियलाइजेशन यही होती है आखिर में जाके कि मैं गरीब लोगों की मदद कर लूं। तो उसके लिए अरबपति होना जरूरी, आप हजारपति हैं, लखपति हैं, तो आप अभी लोगों की मदद करना शुरू कर दें। जो भी अच्छा काम है, नेकी का काम है, किसी को खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये ही हकीकत है। जो दुनिया का टॉप फुटबॉलर है ना, वो भी जब फुटबॉल से रिटायरमेंट होने के बाद वो भी टेंशन में घूम रहा है। फिर वो कहता है यार चलो कुछ लोगों को खाना खिला दें, किसी का इलाज करा दें। इसका मतलब फुटबॉल जीत जीत के भी उसको अभी तक सुकून मिल नहीं रहा। सुकून अल्लाह ने रखा है यहीं पे है। बाकी काम करें, फुटबॉल खेलते हैं तो खेलें, क्रिकेट खेलते हैं तो खेलें, मैं ये सब मना नहीं कर रहा। बट ये बात जहन में रखें, ये हम बस तफरीक लिए कर रहे हैं काम। असल जो सुकून मिलेगा ना हमें, वो नेक काम करने से ही मिलेगा, उसके बगैर मिलेगा नहीं। तो उसके लिए बूढ़ा होने का इंतजार ना करें। देखिए आपकी मेरी ये ज्यादा है ना आपसे, आप जब 2 रकात नमाज पढ़ेंगे ना, जैसे फर्ज करें, इमेजिन करते हैं कि ये बच्चा, ठीक है ना, ये बच्चा सामने मेरे बैठा हुआ है, और मैं, हम फर्ज कर हम दोनों जाके नमाज पढ़ते हैं, अभी एक मिसाल है, और हम दोनों, एक समझाने के लिए मिसाल है, एक जैसी नमाज पढ़ लें, बिल्कुल जो क्वालिटी और नमाज हम दोनों की एक जैसी फर्ज कर लें, तो भी इसको सवाब ज्यादा मिलेगा, मुझे कवाब कम मिलेगा इनके मुकाबले, बिकॉज ही इज यंगर देन मी। और जो मुझसे बूढ़े होंगे हम अगर वो भी एक वहां पे आके नमाज पढ़ो, हम तीनों एक जैसी क्वालिटी की पढ़ लेंगे, तो सबसे ज्यादा इनको सवाब मिलेगा, फिर मुझे, फिर उनको। क्योंकि अल्लाह में कहेंगे अभी तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शन थे इधर उधर जाने के, ये मकई लेने भी जा सकता था वहां पे, उस तरफ कॉलेज की तरफ, ये गया नहीं। समझ में आ रही बात? ये उधर जाने के बजाय इधर मस्जिद आ गया ऊपर नमाज पढ़ने।
तो अल्लाह मियाँ देख रहे हैं कि कौन कहाँ जा, जो जितनी जल्दी। देखो आखिरी बात, अगर आप एक स्टेशन पे बैठे हुए हैं, एक ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और आप जिस स्टेशन पे आपको उतरना था वो निकल गया, मिस कर गया। अब ट्रेन आगे जा रही है, अब आप अफसोस किए जा रहे हैं, अबे यार मैं उतर जाता। तो हम कहेंगे भाई अफसोस नहीं करो, उतर जाओ। यार वो तो निकल गया ना मेरा स्टेशन। अरे भाई जितना जल्दी उतर जाओगे उतना वापसी का सफर कम होगा। इस तरह बैठ के पछताते रहोगे, बहस करते रहोगे, बातें करते रहोगे, स्टेशन को बुरा भला कहोगे, उसको बुरा भला कहोगे, तो उससे हर हर 1 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद एक और नया स्टेशन आके जो गुजर रहा है और तुम अपने स्टेशन से दूर होते जा रहे हो। तो हम एक्सक्यूज देना छोड़ दें, अबे शैतान ऐसा, अबे शैतान वैसा, और यहूदियों ने साजिश कर दी, और ये वो, और हुकूमत सही नहीं है। ये एक्सक्यूज देने में अपना वक्त जाया नहीं करें, तौबा करें और फौरन उतरें, आपका स्टेशन निकल रहा है, जो असली स्टेशन था। बात समझ में आ रही है? वापस आ जाए। सो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं एजेंसी रिलेशनशिप खत्म कैसे होता है, जब एजेंट और प्रिंसिपल दोनों अग्री करें। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। नंबर 2, एजेंट और प्रिंसिपल में से कोई मर जाए, दोनों में से कोई एक भी मर जाएगा तो एजेंसी रिलेशनशिप खत्म। लॉ कहता है दोनों में से कोई एक पागल हो जाए। लॉ कहता है एजेंट और प्रिंसिपल में से किसी एक का भी दिमागी तवाजुन हिल जाए, वो पागल हो जाए। असल पागल मानता भी तो नहीं है ना, वो माने ना माने, वो एजेंसी रिलेशन खत्म हो गया। आप में से कोई पागल है? देखो मैं कहना कोई नहीं मानता। अब हो सकता है कोई एक आध हो, माना तो किसी ने भी नहीं। समझ में आई बात? हाँ या ना? कुछ सवाल ऐसे तो इनके आप जवाब नहीं दे सकते हाँ या ना में, पता आपको। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? आपने इसका जवाब देना है हाँ या ना में, जवाब देना, कोई और तीसरा पॉइंट नहीं है, हाँ या ना, ठीक है? क्या आपने मस्जिद से चप्पलें चुराने छोड़ दी हैं? आप जवाब दें इसका, हाँ या ना। भाई बोलने नहीं नहीं, नहीं छोड़ी, इसका मतलब पहले चोरी करते हैं, चलो चोरी कर रहे हो और आप बोल रहे हो हाँ छोड़ दी, इसका मतलब पहले करते थे। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा मसला हो गया। चले जी आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, जब प्रिंसिपल बिकम्स, याद रखें इनसेन आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, और इंसॉल्वेंट आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट ना, इंसॉल्वेंट है तो लॉ कहता है अगर जिस दिन, जुमला इसका एग्जांपल, जिस दिन टोयोटा जापान बैंकरप्ट हो गई, जिस दिन टोयोटा जापान बैंकरप्ट हो गई, शायरा कायदीन पे जो टोयोटा वाला शोरूम वाला बैठा है ना, इसका बोर्ड उतर जाएगा। क्या हो भाई? भाई वो डीलरशिप खत्म हो गई। क्यों? तुम तो सही चल रहे थे। अबे मैं तो सही चल रहा था, प्रिंसिपल बैंकरप्ट हो गया। क्या ये एग्जांपल समझ में आई? व्हेन द प्रिंसिपल बिकम्स बैंकरप्ट। किसी का कोई सवाल? और आखिरी पॉइंट, व्हेन द एजेंट इज बैंकरप्ट। हमने क्या कहा था, नॉर्मल हालात में कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रिंसिपल के बैंकरप्ट होने से रिलेशनशिप। लेकिन स्पेशल कंडीशन में कौन जिम्मेदार होता है? तो अगर कोई स्पेशल कंडीशन चल रही है, कितनी स्पेशल कंडीशन पढ़ाई थी मैंने, देखो 4। पर्सनल लाइबिलिटी, कल्चर, रिफ्यूजेस, फेक, फेक, 4 पढ़ाई थी। तो लॉ कहता अगर इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन है, अगर नॉर्मल हालात है तो प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मल हालात है तो प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्रिंसिपल के बैंकरप्ट होने से एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन है और एजेंट लायबल है, तो एजेंट के बैंकरप्ट होने से एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। क्या ये एग्जांपल समझ में आई? किसी का कोई सवाल? ठीक है जी। जी सर आपने पहला पॉइंट बनाया था कि दोनों की जो है रजामंदी से मैं वहां चले जाऊं। जी उसकी रजामंदी से जो है वो रिलेशन खत्म हो जाएगा, जी, एक राजी ना हो फिर। एक की भी होगी तो खत्म। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे टोयोटा बोले हम इस एजेंसी रिलेशन को खत्म कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। फिर असल में अगर दोनों मान जाएं, अगर दोनों मान जाएं फिर तो एजेंसी रिलेशन खत्म हो गया। अगर कोई एक कहे तो और एक ना माने, तो ना माने तो वो कहाँ जाएगा? अदालत। अदालत जाके फैसला कर देगी। मिसाल के तौर पे टोयोटा वाले बोले एजेंसी रिलेशनशिप खत्म, तो ऑथराइज डीलर मैस ईमेल करेगा भाई क्यों, हमने क्या किया ऐसा? उन्होंने बोला ऐसी हमारी मर्जी। तो अब अदालत चले जाएंगे आप। लेकिन देखें अदालत में जाके आप केस जीत भी गए, एज अ ऑथराइज डीलर आप केस जीत गए, फिर क्या करेंगे आप?
आप चलेंगे, कब तक चलेंगे? इवेंचुअली आप एक डेड रिलेशनशिप का बहुत अर्से तक चला नहीं सकते, तो इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। या फिर दोनों ने अग्री, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, जो एजेंट एजेंट बनाया होगा ना, टोयोटा ने ऑथराइज डीलर आपको बनाया होगा, तो आपको उसका रिन्यूअल आता है, आपने पढ़ा होगा। क्या आता है कि जी आपको ऑथराइज एजेंट बना दिया और आपको बोलेंगे इसको रिन्यू कराते रहे हर साल, वो रिन्यूअल करना बंद कर देंगे। तो वो भी इवेंचुअली बंद, तो बात तो वही हो गई ना। किसी का कोई सवाल? जाऊं आगे? क्लास ऑफ। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, दो तीन बातें मैंने करनी थी। कल तो ऑफ है, परसों हमारी क्लास होगी, पीसीएचएस में हाइब्रिड होगी, नॉर्थ में ऑनलाइन होगी। एजेंसी लॉ की मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, तो सब लोग एजेंसी लॉ पढ़ के आइएगा लाजमी, ठीक है? जैसे हमने पहली क्लास में किया था ना, वैसे इंशाल्लाह हम करेंगे। तो देखते हैं किसके नंबर आते हैं। पिछली दफा लड़कों के नंबर ज्यादा आए थे और लड़कियों ने बड़ा, आप सोच लें, बड़ा मसला चल रहा है। जी 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 भेजो।